अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इलेक्शन की खुसूसी ट्रांसमिशन और उसका एक खुसूसी प्रोग्राम में नादिया मिर्ज़ा आपके साथ। इलेक्शंस हो गए, मुकम्मल तौर पे 100% रिजल्ट अभी भी नहीं आए, उसका भी इंतज़ार है। दूसरी तरफ शोर भी मच चुका है, कई सीट्स के जो नताइज थे वो चैलेंज भी हो गए हैं। कई सीट्स पे स्टे ऑर्डर भी मिल गया है, जैसे कि इस्लामाबाद मना कर दिया कि आपने अभी अनाउंस नहीं करने। इसी तरह से पंजाब के भी कई, और अब यही कुछ शायद जमात इस्लामी कराची की सिंध की सीट्स को भी लेकर आगे कोर्ट्स का रुख कर रही है। लेकिन हमेशा ये बात की जाती है, और सियासत में तो बहुत ज़्यादा की जाती है, कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। बड़ा अफसोस होता है कि एक जमात जो अपनी पूरी कैंपेन चलाए कि ये गलत, ये गलत, ये गलत, और आवाम को बेवकूफ़ बनाए कि जी इनके साथ इत्तेहाद नहीं होगा, इनके साथ हम बैठेंगे नहीं, हमारी गलती थी, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बंद कमरों में बैठते हैं तो फिर आपस से प्यार और मोहब्बत करते हैं और उसका इजहार करते हैं। और जब वो याद दिलाया जाता है कि जी आपने कैंपेन में ये किया था, तो कहा जाता है कि वो छोड़ें जी, वो तो इंतखाबी बातें थी, यानी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा था, यानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने का हिस्सा था। और स्लैंग लैंग्वेज में बात करें तो आवाम को चूना लगाने का मसला था। बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब PMLN के लिए, यानी मुस्लिम लीग नून के लिए, अपने जलसों में क्या कहते थे, ज़रा सुनते हैं। जो अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, वो तो पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। हमें ना पटवारियों का जरूरत है, ना किसी और का जरूरत है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपका साथ चाहता हूं। ये किस किस्म का शहर जो है वो घर में छुपा रहे जब तक उनका मुखालिफ का कोई और बंदोबस्त ना करे। वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है। क्योंकि आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है, इस सिलसिले में आज पेशरफ्त करें, मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें। हम तो कहते हैं कि ना खपे मियां साहब ना खपे। आप ये कहते थे कि ना खपे मियां साहब ना खपे, लेकिन फिर वो ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो पहले आपके वालिद को इस्लामाबाद ले गई और फिर बाप बेटा दोनों लाहौर चले गए। मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और डील्स भी हो रही हैं, मुतालबे भी हो रहे हैं और वादे भी हो रहे हैं। बहरहाल यही सियासत है, और इसी सियासत से फ्रस्ट्रेटेड होके वो नौजवान जिसने तब्दीली के लिए वोट देना चाहा था और तब्दीली की ख्वाहिश की थी, वो निकला था। 5.5 करोड़ हमारा यूथ वोटर निकला था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ, जब आज वो एहतजाज के लिए निकला तो भी उस पर डंडे बरसाए और उस पर गिरफ्तारियाँ हुई। ये मुल्क किस तरह से आगे चलेगा, जो फैसला साज है उनको सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल इससे सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, जो कि सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर हुसैन बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। नैयर हुसैन बुखारी साहब, जो मैंने बात की कि चूँकि पीपल्स पार्टी की इससे पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, वो जिसके साथ जाएगी हुकूमत बना लेंगे। इसी वजह से और इस पोजीशन का इदराक करते हुए आपने ये डिमांड रखी है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। क्योंकि गुजारिश ये कि बहुत पहले हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया था कि आइंदा इंतखाबात के बाद हमारी जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। और अभी आप जो देखें जिस किस्म का मैंडेट है नेशनल असेंबली का पॉलिटिकल पार्टीज के पास, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशन है और ये डिसाइडिंग फैक्टर है। पीपल्स पार्टी के वोट ही डिसाइड करेंगे अल्टीमेटली कौन वज़ीर आज़म बन सकता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट भी था, हमारी डिसीजन भी था। ऑब्वियसली जिसने भी गवर्नमेंट बनानी है उसको तो हमसे रजू करना पड़ेगा, और जब गवर्नमेंट बनानी है रजू करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली चॉइस भी तो हमारी होगी। फिर बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट बनानी है तो रुजू करना पड़ेगा। इसी वजह से जब विक्ट्री स्पीच, सो कॉल्ड विक्ट्री स्पीच की नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को हिदायत की कि जी आप जरदारी साहब से और इधर उधर राब्ते करें। लेकिन दूसरी तरफ खुर्शीद शाह साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि वाई नॉट, जो PTI बैक इंडिपेंडेंट हैं उनसे भी राब्ते हो सकते हैं, उनसे के साथ भी बातचीत हो सकती है, वहाँ भी हुकूमत बन सकती है। चूँकि राब्ता उस दूसरी तरफ से होना है, तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ से राब्ता हो सकता है, और अगर हो सकता है तो वो भी कंसीडर हो सकते हैं पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत बनाने के लिए?
बिल्कुल, देखें जी, पॉलिटिक्स में, सियासत में डायलॉग की हमेशा अहमियत रही है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग को अहमियत दी है। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो विजनरी क़यादत है और हमेशा से वो मामलात को गुफ्तो शरीत से हल करना चाहते हैं। तो अगर हमें कोई अप्रोच करता है दूसरी साइड से भी, तो ऑब्वियसली वो कल हमारी सीईसी की मीटिंग है, तो हम तमाम ऑप्शंस को अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो पीटीआई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो एक बहुत बड़ी ताकत बन के सामने आए, पीपल्स पार्टी ये एक्सपेक्ट कर रही थी? देखिए, पीपल्स पार्टी तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम इससे भी ज़्यादा बेहतर सीट्स, क्योंकि अराउंड मेरे चेयरमैन ने कहा था कि हम अराउंड 70 to 80 कोशिश करेंगे हमें मिले और हम इस पोजीशन में आ जाएंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे। बहरहाल उनके इंडिपेंडेंट्स ने ये कितनी सीटें जीती हैं, ऑब्वियसली लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी थी उनके कैंडिडेट्स के लिए तो आई। तो ये इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उनको इंश्योर करता फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। लेकिन अभी जिस अंदाज से वो रिजल्ट्स आ रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि इतनी बिलेटेड स्टेज पे क्यों ये फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं। सर, पंजाब में जो नून लीग के साथ हुआ, और आपको पता है कि रात गए रिजल्ट और थे, फिर एक लंबा वक्फा और उसके बाद रिजल्ट मुकम्मल तौर पर और थे, और अब वो चैलेंज भी हो गए। क्या नवाज शरीफ साहब की सीट, क्या मरीम नवाज़ की सीट, क्या हमजा शहबाज की सीट, फिर ख्वाजा आसिफ साहब की सीट, मतलब ये यू जस्ट नेम इट। अब मामला ये है कि अब जो बड़े पुराने लोग, तज्जियाकार, बड़े साफ़ी, वो कह रहे हैं जी अगर अवाम ने मैंडेट पीटीआई बैक कैंडिडेट्स को दिया है, यानी पीटीआई को दिया है ना एक तरह से, ज़ाहिर है वो अगर इलेक्शन कमीशन ने बल्ला नहीं था इलेक्शन में तो एक अलग है, बट है तो वो पीटीआई। तो अगर पीटीआई को मैंडेट दिया है तो फिर जमहूरी अंदाज अपनाते हुए ये क्यों नहीं कहा जा रहा, स्पेशली पीएमएलएन की जानिब से, कि ठीक है जी हम जोड़ तोड़ नहीं करते, जोड़ तोड़ करके हुकूमत नहीं बनाते, जिसके पास वाज़े मैंडेट है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मैंडेट है, वो जाए हुकूमत बनाए। ये बात आप दुरुस्त कहती हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक लीगल इशू है। आप उसमें देखें, एक है बात मोरालिटी की, एक है लीगलिटी। लीगली तो जो आज़ाद जीत के आए हैं उनको अप्रोच करना कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली तो कोई बदलन नहीं है, लेकिन मॉरली देखे तो वो अगर जीत के आए हैं तो वो पीटीआई की सपोर्ट से जीत के आए हैं। एग्जैक्टली। पीटीआई जो है वो एनलिस्टेड नहीं थी फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस इन दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कि उन्होंने वो रिक्वायरमेंट जो थी इलेक्शन कंटेस्ट करने की ऑन सिंबल वो कंप्लीट नहीं की। तो अगर वो अप्रोच करते हैं तो उन पे तो आर्टिकल 63A लागू नहीं होगा जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। तो सियासी जमातें तो अप्रोच तो करती हैं, लेकिन उनको ये भी गौर करना चाहिए कि अभी वो मैंने स्टेटमेंट देखी उनके जो डी जोरो चेयरमैन है अभी पीटीआई के, कि जी हम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम किसी से रब्ता नहीं करेंगे। तो उनसे ये सवाल है कि आप 169 का नंबर कैसे पूरा करेंगे? ट्रू। वो अगर आपको वो रिजर्व सीट्स भी नहीं मिलती तो वो नंबर कहाँ से पूरा करेंगे? आप किसी को अप्रोच नहीं करते। तो मुझे समझ नहीं आती कैसी स्टेटमेंट जारी की, तो गवर्नमेंट भी बनाएंगे और विदाउट गेटिंग अलायंस, जाहिर है ये किस तरह उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी? ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी वाइज वो जमात है कि जो भी दोनों जमातें या क्लेमेंट हैं गवर्नमेंट बनाने की, वो हमारी सपोर्ट के बगैर तो कोई भी नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है। इसीलिए मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि इससे जो किंग पार्टी नॉर्मली तो बनाई जाती थी, लेकिन इस वक्त ऑटोमेटिकली किंग पार्टी वाला रोल पीपल्स पार्टी को मिला है। मैं कोई जूम आई ने बात नहीं करी, मतलब मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि डेफिनेटली आप जिस पार्टी के साथ या जिस ग्रुप के साथ आप मिलते हैं वो हुकूमत बनाएगी। तो अब मामला ये है कि आपको अगर पीटीआई के जो है चेयरमैन वो भी आपको अप्रोच करते हैं और नून लीग भी अप्रोच करता है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या होगी? क्या आप पीटीआई बैक
कैंडिडेट या ग्रुप या पीटीआई को प्रेफर करेंगे? पहली प्रायोरिटी तो हमारी कि प्रीमियरशिप हमारी हो, फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी ये होगी। और जो हमें ऑफर करेगी उसको हमारी कल सीसी की मीटिंग है, हम उसमें एग्जामिन करेंगे। अच्छा, तो ये आपका फैसला जो है, ये वो कहते हैं ना कि आपका आखिरी फैसला है कि अगर नून लीग भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाती है तो फिर तो इत्तेहाद होगा, लेकिन अगर नहीं बनाती तो आप जाके ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे? देखिए, इसीलिए चेयरमैन बिलावल ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुला ली ताकि इस पे हमारी गुफ्तगू हो सके, डेलिब्रेशन हो सके और फिर पीपल्स पार्टी किसी कंक्लूजन पे आ जाए। और ये देखिए आप अभी तो ये प्रोसेस है इजलास बुलाने का भी, और आप देखें कि ऑलमोस्ट जो मेरी कैलकुलेशन है कि विद इन 10 डेज तो जो इंतखाब जीत के आते हैं उन्होंने अपने एक्सपेंसेस सबमिट करने होते हैं, विद इन 14 डेज उनका नोटिफिकेशन होता है, विद इन नेक्स्ट 3 डेज उसके लिए वो इंडिपेंडेंट्स ने अपने डिसीजन लेना होता है कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे या किसी पार्टी को ज्वाइन करें। तो ये प्रोसेस चल रहा है और ये चलता रहेगा, गुफ्तगू शनीद रहेगी। सियासत में मैं समझता हूँ और जमहूरियत में गुफ्तगू शनीद तो अहमियत रखती है, तो लेट्स सी इस पर गुफ्तगू शनीद होती रहेगी। सर, मैंने ये इसलिए पूछा सिर्फ आपसे रीचेक करने के लिए क्योंकि फैसल करीम कुर्नी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमने उनको कहा है कि हमारा वज़ीर आज़म बनाएं, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी, और अगर वो नहीं बनाते तो फिर हम जाके अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो ये एक बात उनकी तरफ से हुई है, ताम फैसला नहीं हुआ आप कह रहे हैं? देखिए, फैसल कुर्नी साहब ने एक स्टेटमेंट दी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो फोरम है, हाईएस्ट फोरम पार्टी का है, वो सीईसी है, तो उसी के लिए हम फाइनल डिसीजन तो सीईसी करती है। वो उन्होंने बिल्कुल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा उनकी जाती राय भी हो सकती है, लेकिन पार्टी की राय तो वो होगी जो सीईसी फैसला करेगी। अच्छा सर, वैसे ठीक है जो हुआ है लाइक नून लीग के साथ बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हार गए, खुर्रम दस्तगीर साहब हार गए, ख्वाजा आसिफ साहब का मामला भी अभी थोड़ा अटका हुआ है, और मानसहरा में नवाज शरीफ साहब का मामला आपके सामने है, वो वहाँ से हुए। उसके बाद जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मतलब बड़े, आबिद शेर अली, ये बड़े नाम हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये क्या हुआ क्या आपकी नज़र में नून लीग के साथ? ये उनसे पूछना नून लीग के साथ कि उनके साथ क्या हुआ। आपको क्या लगता है, आपका तज्जिया क्या है? तो देखिए जी, ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल पार्टी को उनको उनकी साबका परफॉर्मेंस को देखा, उनके कैंडिडेट को देखा, उनके मैनिफेस्टो को देखा, और दूसरे जो पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट से उनको देखा, उनका सहमति का वोट था। और अभी बहुत सारे इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दे दिए हैं जी। कुछ इलेक्शंस पे भी जो इंडिपेंडेंट्स जो पीटीआई बैक लोग थे उन्होंने चैलेंज किया। अभी लेट्स सी इलेक्शन कमीशन के फोरम पे और जुडिशियल फोरम से क्या डिसीजन आते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये कि जिनकी बात हो चुकी होती है उनकी बात आवाम को समझ नहीं आती, इसको ऐसे समअप करें? नहीं, बात तो हम समझते हैं आवाम से हो तो वही सूदमंद भी होती है, फायदामंद भी होती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब आपके टाइम का। तो नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं तो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ होंगे, और ख़बरें तो यही आई कि उनके साथ भी हाथ हो गया है क्योंकि उनके मुखालिफिन की भी बात हो चुकी थी। अब उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, लेट्स कॉल के वो क्या बात करते हैं, ब्रेक के बाद उनसे बात करते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो सिंध की सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 83 सीट्स ली हैं और सुबह सिंध असम्बली की MQM ने 28 ली हैं, इंडिपेंडेंट 11 सीट्स हैं, और मेरा ख्याल है मेजॉरिटी इसमें PTI बैक नहीं है। मेरे पास इसका ब्रेकअप नहीं है। जो मैजिक नंबर था वो 66 था, डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ने बआसानी उसको हासिल कर लिया। लेकिन बहरहाल कराची, ये तो सिंध असम्बली की बात है, असल जो मार्का है वो होता है आपका नेशनल असम्बली का। और जो नेशनल असम्बली थी तो वहाँ पर जिस तरह से विक्ट्री स्पीच हो गई MQM की तरफ से,
और जो जिस तरह से 18 की हो गई, 17 हमारे सामने अभी भी आ गई। कराची में हुआ क्या? हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी अमीर कराची हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ साहब, मैं उर्दू न्यूज़ का एक सर्वे देख रही थी इलेक्शन से पहले, और उसमें ये आया था कि जो कराची है, कराची स्पेसिफिक में बात कर रही हूँ, कि इससे जमात इस्लामी की पोजीशन सबसे बेहतर है। इलेक्शन होते हैं, रिज़ल्ट आते हैं, मुझे नेशनल असम्बली में जमात इस्लामी की कोई सीट नज़र नहीं आती है। ये रातों रात ऐसा क्या हुआ कि जंगल के जंगल, हरा जंगल उजड़ा हो गया? नहीं, अवामी राय में जमात इस्लामी नंबर 1 थी और बिल्कुल उसके साथ ही पीटीआई थी, और एमक्यूएम तो बहुत पीछे थी, पीपल्स पार्टी भी पीछे थी, नून लीग तो खैर है ही नहीं वजूद उसका, टीएलपी कुछ थी। मसला ये हुआ कि 2 वेव बनी। एक वेव वो थी जो अपनी मेहनत से बड़ी काम करके लोगों के साथ मिलकर, और हमने ये लोगों को समझाया था, बताया था, और सिर्फ समझाया नहीं था, लोगों ने देखा कि जमात इस्लामी मुसलसल मैदान में है, तो लोगों की ओपिनियन ये बनी कि यहाँ पर जमात इस्लामी के ऊपर ही मैंडेट होना चाहिए, जिस तरह बल्दिया में हुआ था। दूसरी वेव जो पीटीआई की थी वो मौजूद तो थी, लेकिन वो एक्सेलरेट हुई आखिरी 2-3 दिनों में, जब इमरान खान साहब को 2-3 सज़ाएँ सुना दी गई, और उसके नतीजे में लोगों के अंदर गम और गुस्सा पैदा हो गया। लेकिन कराची में एक ख़ास बात यह हुई इंतखाब वाले दिन कि जो जमात इस्लामी का मैंडेट था वो जमात इस्लामी को मिला, और उससे ज़्यादा मिला। जो बल्दियाती इंतखाब में हमें मिला था उससे तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50% मैंडेट हमें ज़्यादा मिला है इस कौमी इंतखाब में। लेकिन चूँकि पीटीआई का मैंडेट मज़ीद बढ़ गया, तो उसके नतीजे में जो है वो उन्होंने भी सीटें जीती और हमने भी सीटें जीती। और हमारे पास तो फॉर्म 45 भी मौजूद है कि जिसमें हम बता रहे हैं कि हमने इतनी सीटें जीती हैं, और जाहिर है कि पीटीआई के पास भी फॉर्म 45 होंगे, नहीं होंगे तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे। मसला ये हुआ कि वो जो तीसरी कुव्वत है, क्या कहते हैं उसको लाकर जो ऊपर मुसल्लत किया गया है, वो तो पूरे कराची के लिए एक बहुत बदनुमा दाग लगा दिया इन्होंने। एमक्यूएम को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं कि जो महाजिर आबादियाँ हैं, आप छोड़ दें ना पख्तूनों और सिंधियों और बलोचों और पंजाबियों में तो क्या हुआ होगा, जो महाजिर आबादियाँ हैं, एक पीएस पे इनको एवरेज 5,000 वोट 6,000 वोट बमुश्किल मिले हैं। कहीं 3,000 भी हैं, कहीं 7-8 हज़ार और 9,000 भी हैं। कहीं पर भी इन्होंने जो है वो किसी एनए में यानी इक्का दुक्का होंगी जिसमें 10,000 को क्रॉस किया होगा। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 5,500 तकरीबन पोलिंग स्टेशन है कराची में, किसी एक पोलिंग स्टेशन से भी एमक्यूएम नहीं जीती है। और इस सूरत हाल में उठाकर फॉर्म 47 में सारा का सारा रिजल्ट बदल दिया। जहां 10,000 थे उसको 1 लाख कर दिया, जहां 8,000 थे वहां 88,000 कर दिया। बदतरीन जुल्म है जो कराची के साथ इन्होंने किया है। और वही फिर उनकी लैंग्वेज देखें, आप देखें पहले काम क्या किया, माहौल बनाया, इतनी सीटें जीत रहे हैं, इतनी सीटें जीत रहे हैं। सर्वे एक तरफ, इनकी परफॉर्मेंस एक तरफ, 35 साल का किरदार एक तरफ, लेकिन जीत रहे हैं। अच्छा भाई जीत रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, बुकें दे दी गई इनको, जिसकी निशानदेही हमने एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन को कर दी। आपको याद होगा मैंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इन तमाम चीजों का इजहार किया था। फिर उसके बाद इलेक्शन वाले दिन इनके लोग असलहा समेत मुख्तलिफ स्टेशनों में घुसे हैं और घुसकर इन्होंने कार्रवाई डालने की कोशिश की है, लेकिन इनकी ये ताकत टूट चुकी है और ये 10-15 जगह के अलावा कब्जा नहीं कर सके। खवातीन ने इनको निकाल दिया, पोलिंग एजेंट्स ने इनको निकाल दिया। ठीक है, मुझे ये बताएं, उसके बाद फॉर्म 45 देने में डिले। ठीक है, फॉर्म 45 जो आप कह रहे हैं कि आपके पास है और ज़रूरत पड़ने पर वो पीटीआई के साथ भी आप इनको एक्सचेंज करेंगे, कितने हैं तमाम हल्कों के उसके हैं आपके पास, तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 तमाम कैंडिडेट्स के? मतलब देखें, जो हमारे तकरीबन 10-12 ऐसे हल्के जिसमें हमें बिल्कुल यकीन है कि ये इन्होंने हमें हराया है, जिसमें पीएस के हल्के ज़्यादातर शामिल हैं। जो बात है मैं आपसे साफ साफ कहूँगा, पीटीआई की जो वेव थी उसमें पीटीआई ने बहुत सीटें जीती हैं। एमक्यूएम ने एक क्या पाव सीट भी नहीं जीती है। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, पीटीआई से भी तो हम इलेक्शन लड़ रहे थे ना, हमारी उनसे ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई कि मैं उनके लिए कहूँ वो जीत गए और एमक्यूएम के लिए कहूँ कि नहीं जीते। हमने उनको बल्दियात में हराया था, हम ज्यादा जीते थे। लेकिन इस दफा जो है वो जाहिर है एक वेव थी और पूरे पाकिस्तान में थी और एक गुस्सा था, गुस्से का वोट था। कैंडिडेट कोई देख ही नहीं रहा था, ना वो पार्टी वार्टी का भी चक्कर नहीं था, उन्होंने कहा बस खान का वोट है। तो उसके चक्कर में जो है वो जाहिर है कि बहुत वोट इनको मिला। लेकिन जो हमारे पास 8-10 हैं वो बिल्कुल पूरी की पूरी तैयारी से, उसके अलावा भी हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सीटें जिस तरह से हड़प की गई हैं हमारी, हम एक एक सीट का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह और हम इसको विड्रॉ नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे मैं चाह रही थी की जरूरत हो हम उनको फराहम करेंगे। मैं ये चाह रही थी कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब का मैं एक क्लिप सुन रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि हमारा कराची हमें वापस करो
और हमारा बल्दिया में वापस करो, छोड़ो बल्दिया जाओ। तो बड़ा धमकी वाला उनका अंदाज था। तो क्या कर रहे हैं, दे रहे वापस उनको? नहीं, कैसी फजूल बातें हैं ना वैसे भी ये। यानी एक ऐसी पार्टी जो 5 में 6 नंबर पर आई है और ज़बरदस्ती लाकर जिसको बिठा दिया गया है, वो अब शहर वालों को 35 साल पुरानी धमकियां देना शुरू करेंगे। और भाई आप मुक चुके हैं, अब आपको कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, अब आपका असला भी आपके काम नहीं आएगा। भाई ये चाइना कटिंग मास्टर हैं, इन्होंने अपनी मेयरशिप के ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन से चुम्मी लेकर आए थे और यहाँ पर जो है वो ये मेयर बन गए थे। इनकी अपनी क्या पहचान थी। उसके बाद ये मुखबरियाँ करते रहे और अभी पहले रा का एजेंट कह रहे थे खालिद मकबूल को। रा का एजेंट कहने के बाद कहते थे कि पतंग का निशान, नामो निशान मिटाने के लिए मैं आया हूँ, MQM का निशान मिटा देंगे। और फिर उसके बाद जो है वो उसमें शामिल हो गए। मफाद परस्ती की कोई हद होती है। अच्छा, लेकिन चलें, अब धमकियां लगा रहे हैं कराची वालों को। अगर हाफिज साहब, अगर ये हम ये कहें, आप ये कहें या कोई ये कहे कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, तो हम कहें कि जी अपने साथ आरओज़ को मिलाया होगा या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह वगैरह, उनके अपने होते हैं, हर पार्टी के होते हैं वो तो खैर, लेकिन या किसी और तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से। लेकिन अगर MQM ने धांधली की है तो MQM ने कैसे धांधली की है? कोई मिला हुआ था उनके साथ, कराई गई है ना कि एक धांधली मैं बता देता हूँ। एक तो वो धांधली की कोशिश की ना उन्होंने जो उस दिन की, उसमें तो उतना वो कामयाब नहीं हो सके। चंद जगहों पे उन्होंने फिर भी वोट डाले। यानी जितने भी अभी है जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म 45, उसमें भी इनके जाली ठप्पे भी शामिल हैं, लेकिन चलें ठीक है। उसके बाद फॉर्म 45 बड़ी मुश्किल से लिए, सब जगह मिले भी नहीं ना। औरतें कब तक 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे रात तक 2 दिन से जागे हुए लोग, खवातीन होती हैं, कहाँ ले सकती हैं? और जिस तरह से उनको जो है वो टाला जाता है, फिर भी हमने बड़ी हद तक ले लिए। अच्छा, अब उसके बाद काम शुरू हुआ RO-DROs का, और फॉर्म 47 में ये सारी कारीगरी हुई है। और जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन हो या इलेक्शन कमीशन को किसी ने लिख कर दिया हो, उसके मुताबिक ही ये सारे नतीजे मुरतब हुए हैं। और मुझे अफसोस है और दुख है कि जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो पाकिस्तान से बेवफाई की है, पाकिस्तान से दुश्मनी की है, कराची से दुश्मनी की है, कराची के अवाम से दुश्मनी की है। उन्हें इससे रुजू करना पड़ेगा। और वरना देखें, जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो अपने लिए क्या इज्जत कमा रहे हैं इस काम के नतीजे में, कि आप 10,000 को 1 लाख करके जबरदस्ती मुसल्लत कर दें। यार कैंपेन होती है, उम्मीदें, आप ये कह रहे हैं कि इनकी भी बात हो गई थी, पॉलिटिकल वर्कर, ये तो पहले ही हो गई थी ना। असल में जो बात हुई थी उसी के मुताबिक नंबर दे दिए गए। यही तो अफसोसनाक बात है इस मुल्क में। आप देखें ना क्या हुआ है नवाज शरीफ के साथ। हार रहे थे 40,000 वोट से, जीत गए पता नहीं कितने हजार वोट से। तो ये जो ड्रामा है अभी तो एक्सपोज हो गया, इंटरनेशनली एक्सपोज हो गया। मैं ऐसे सारे लोगों से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की बदनामी है, खुद इदारों की बदनामी है, अवाम और इदारों के दरमियान ये दूरी सबका नुकसान है। और फिर तरह तरह के लोग नारेबाजी शुरू करते हैं जिसको हम पसंद नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि ये यकजहती अवाम और इदारों के दरमियान मौजूद रहे, लेकिन सबको अपना ख्याल करना पड़ेगा ना। क्यों अवाम के मैंडेट पे डाका डालें कि जिसके नतीजे में फिर जो है वो ये दूरियां पैदा हों। अच्छा, तो रिकंसिलिएशन होनी चाहिए और रिविजिट होना चाहिए इस पूरी पॉलिसी को। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब जमात इस्लामी की स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि एहतजाज की कॉल का तो मुझे पता है, लेकिन उसके बाद किस हद तक करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले जब आपने अवामी मैंडेट पे डाका डालने वाली बात की है तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, आप तो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो PTI बैक्ड इंडिपेंडेंट जो थे कैंडिडेट्स वो मेजॉरिटी में सामने आए, लेकिन फिर भी इस पोजीशन में नहीं है रिजल्ट्स के मुताबिक कि कम अज़ कम वो खुद से हुकूमत बना सकें। लेकिन दूसरी तरफ दोबारा जोड़ तोड़ शुरू हो गया। आसिफ अली ज़रदारी साहब पहले इस्लामाबाद पहुँचे, फिर बाप बेटे लाहौर पहुँचे, फिर MQM का वफ़द उठ के लाहौर पहुँचा, और फिर वही कि जी हमें ये मिल जाए और हमें ये मिल जाए और हमें ये दे दो, हमारा हिस्सा दे दो। ये अवाम के मैंडेट की तौहीन नहीं है? ये तौहीन से भी बढ़कर अगर कोई लफ्ज़ है तो वो है। और ये जो बंदर बाट है तो वही है ना जो रिजीम चेंज के वक्त नज़र आई थी आपको, वही है सब कुछ। और ये तमाशा ख़त्म होना चाहिए। मैंने खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है। ज़ाहिर है मेरा डोमेन कराची का है, तो मैंने कराची की सारी सिचुएशन उनको बताई है और उनसे कहा है कि भाई आप इस पर जो भी 100 मोटो का तरीक़ेकार है वो लें। ये हमारे आइन और कानून की बालादस्ती का और अवामी राय का मसला है। अवामी राय की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसको पामाल करेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। देखें नादिया, इसमें एक बहुत अहम पहलू है। अगर आप जमहूरियत पर और इंतखाबात पर एतमाद उठा देंगे नौजवानों का, देखें मेयर के इंतखाब पर डाका पड़ा, पूरी दुनिया ने देखा, और ये मिसाल बन गई कि अगर मेयर जैसे इंतखाब कराना चाहते हो तो फिर ऐसे इंतखाब का क्या फ़ायदा। और उससे भी ज़्यादा ख़राब इंतखाब आपने अगर कौमी करा दिया
तो अब वो सारे नौजवान जो इंतखाब से उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि हम मुहिम चलाएंगे, हम लोगों के दिल मोह लेंगे, लोग हमारे साथ चलेंगे, और लोग चलने लगते हैं और फिर वो वोट डाल दें, और उसके बाद आप आके सिर्फ एक आरोप नतीजा तब्दील कर दे किसी के कहने पर, तो आप सोचें कि जब लोगों का जमहूरियत पर से एतमाद उठेगा, इंतखाब से एतमाद उठेगा, तो आप इनको दहशतगर्द बनाना चाहते हैं, स्प्लिंटर ग्रुप बनाना चाहते हैं, लोग फिर हाथ में बंदूक उठा लें, लोग फिर पहाड़ों पर चढ़ जाएं। तो कौन बना रहा है ये सब कुछ, कौन कर रहा है? बात तो आपकी ठीक है, जो हमारी यूथ, लोगों को आप मजबूर कर रहे हैं। 2.5 करोड़ के करीब नया वोटर और कुल मिला के तकरीबन 5.5 करोड़ यूथ, और 2.5 करोड़ वो वोटर जिसने शायद पहली दफ़ा वोट दिया, और वो अपने वोट की इतनी अगर तजलील देखेगा तो फिर उसके जहन में ये लावा तो पकेगा। अब हाफिज़ साहब मुझे आखिर में बता दीजिएगा कि क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से आप जो आपसे सीट छीनी गई हैं बकौल आपके, उसकी वापसी की किस तरह से कोशिश करेंगे, क्या लाए अमल अपनाएंगे? भाई देखिए, 3 तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि ज़ाहिर है हम इस पर एहतजाज का हक़ रखते हैं, वो हमने शुरू कर दिया है। कल भी बहुत ज़बरदस्त पावरफुल एहतजाज हुआ है इलेक्शन कमीशन के सामने। आज 8 मकामात पे हमने धरना दिया कराची में। हम इसको एक्सेलरेट करेंगे, ये हमारा आईनी जमहूरी हक़ है, हम इस तरह दस्तबरदार नहीं हो सकते। दूसरा, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है, हम उसका फॉलोअप भी करेंगे। तीसरा, हम इलेक्शन कमीशन में जो कानूनी तरीक़ेकार मौजूद है उसके मुताबिक अपील भी कर रहे हैं, और हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। हाई कोर्ट में हम स्टे लेने जा रहे हैं ताकि नताइज को रोका जाए, और एक कमेटी अब तो फॉर्म होनी चाहिए। जिस बड़े लेवल पर यह सब कुछ हुआ है, इस पर तो इतने छोटे से मसला हल होगा नहीं, और मैं इसमें हर एक का मैंडेट, अगर देखें किसी एक मैं अपनी सीट पे भी अगर 4 वोट से भी हार रहा हूँ ना, मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ, मैं छोड़ दूंगा, ये मैं आपको बता दूं, चाहे वो कोई भी हो मेरे मुकाबले में। तो ये मुझे पता है, ये जमात इस्लामी है। और इसी तरह मैं नहीं चाहता कि किसी के हक पर डाका मारा जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हम अपने एक सीट और एक वोट से भी दस्तबरदार हों। बल्कि किसी भी पार्टी को, अगर पीपल्स पार्टी कहीं जेन्युइन जीती है तो सही है, एमक्यूएम तो जीतने के काबिल ही नहीं है खैर, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर कहीं मलीर में जीती है तो ओके, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप मैंडेट के ऊपर डाका डाल के उनको 7 बांट दें, इनको 15 दे दें, हैदराबाद से 2 दे दें, और उसके बाद नंबर पूरे करें। मुझे बड़ा दुख हुआ, पता नहीं ये बात सही है नहीं है, लेकिन मैंने सुना तो है। अगर ये कोई टिकटॉक नहीं बनी है, और अगर बैरिस्टर गौहर ने यह कह दिया कि हम एमक्यूएम के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो इससे बड़ी क़यामत कोई पीटीआई के सपोर्टर और वर्कर पर हो नहीं सकती कि इतनी बड़ी क़यामत ढाने के बाद भी अगर आप ये लैंग्वेज इस्तेमाल करें कि डाकुओं के साथ मिलकर मैंडेट पर कब्जा करने वाले जो है वो छुटभइयों के साथ मिलकर आप हुकूमत बनाएंगे, तो ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मेरा ख्याल है नहीं, ये टिकटॉक नहीं है, वो मेरा ख्याल है जितनी नॉलेज मुझे भी है, वो किसी प्रोग्राम में ऑडियो बीपर पे थे, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और PMLN के अलावा दीगर जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, और एमक्यूएम से भी। मुझे भी वैसे समझ में नहीं आया कि उन्होंने एमक्यूएम का नाम कैसे लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो डसे हुए भी हैं। क्या बैरिस्टर गौहर को नहीं पता कि एमक्यूएम आधी सीट भी नहीं जीती है, न PS न कौमी, और फिर भी अगर वो ये बयान देते हैं तो फिर उसके बाद फिर मैं क्या कहूँ। इसीलिए तो मैं कराची वालों से कहता हूँ कि कराची वालों, अच्छा मैंने देखा माज़रत, एक सेकंड कोई भी नहीं है। हाफिज साहब एक सेकंड, टाइम मेरे पास कम है। PTI कराची के मामले को या कराची के धांधली को, डाके को इतना सीरियस नहीं ले रही, मुझे नहीं लग रहा। खुर्रम शेर जमान निकले थे आज, कुछ बड़ा सलाम है उन पे, उन्होंने अपना पूरा बिजनेस तबाह बर्बाद करा दिया, घर वो बेचारे नहीं जा सकते, उनके घर पे छापे दर छापे। लेकिन अदरवाइज जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कराची के मामले पे इतनी आवाज़ नहीं उठा रही। ये बात तो मैं पहले भी कह रहा था ना, मसला ये है PTI के लोगों का कि वो कहते हैं कि इमरान खान मुश्किल में तो हम सपोर्ट कर दें अवाम और नौजवान, और मुझे जस्टिफाइड लगता है उनका ये रवैया, इसलिए कि ज़ाहिर एक ज़्यादती महसूस होती है। वरना तो जाहिर सी बात है कि मैं ही वो आदमी था जो सबसे ज़्यादा कहता था कि आपका कहाँ है 1100 अरब रुपए का पैकेज, और आप कराची को नज़रअंदाज कर दें, 14 सीटें मिली, आपने कुछ नहीं किया, गवर्नर ने कुछ नहीं किया, फला नहीं किया। लेकिन ये वक्त इस बात का नहीं था, इसलिए हमने इनको कहा कि ये मुश्किल में है तो हम इनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी मुल्की लेवल की कराची के साथ नहीं खड़ी होती, बल्कि अपनी ही पार्टी के कराची के लोगों के साथ नहीं खड़ी होते, और जो सिलेक्शन होती है लोगों की वो भी ठीक नहीं होता। लेकिन ये बात की है, असल बात तो ये है कि मैंडेट पे डाका पड़ा है, और इस डाके के खिलाफ सबको आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ नईम साहब आपके टाइम से गुफ्तगू का, और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इस अफसोस का, दुख का इज़हार ज़रूर किया है। और ये बात दुरुस्त भी है कि कराची को लेकर किसी भी जो सियासी जमात है उसकी वो संजीदगी नज़र नहीं आती। चाहे 15 साल पीपल्स पार्टी ने सूबे में हुकूमत की हो, चाहे नून लीग जिसका कराची या एमक्यूएम के बगैर गुजारा ना होता हो, चाहे वो PTI जिसके पिछले दौर में उसको कराची से 14 सीट्स मिली थी, और अभी भी कराची के अगर इलेक्शन पे बकौल हाफिज़ नईम साहब के डाका पड़ा और सारा कुछ हुआ, उस पर भी हम
कराची की सीट को लेकर इतनी संजीदगी नहीं देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल MQM का वक्त आगे बढ़ते लाहौर में है, लाहौर से गया था, आज वापस आ गया, जो जिना ग्राउंड में उनकी सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अपनी विक्ट्री को। क्या मामला तय हुए, क्या एजेंडा था, क्या गुफ्तगू चुनीद हुई? ब्रेक से वापस आते हैं तो फैसल सदवारी साहब से बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और सेनेटर सैयद फैसल अली सब्ज़ारी साहब MQM के सीनियर रहनुमा हमारे साथ सब मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर, और उनकी आज सेलिब्रेशन भी है, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो अपनी विक्ट्री को 17 सीट्स के साथ सो फार। और जिना ग्राउंड में अस्सलाम वालेकुम फैसल सदवारी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा फैसल सदवारी साहब, असल में तो जानना ये है कि MQM का वक्त लाहौर गया था और क्या एजेंडा था, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्लिप है जिसमें खालिद मकबूल साहब भी और उनके साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी कुछ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अगर आप वो भी सुन लें तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, चलाइएगा क्विक प्लीज़। पाकिस्तान को रियासत को बचाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है, मामला इक़्तिदार का नहीं है। और यही वजाहत आपसे करनी थी कि इस वक्त हुकूमत साजी के हवाले से कोई गुफ्तगू का आगाज नहीं हो सका है। उससे ज़्यादा अहम जो मामला दरपेश है उस पर बात हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की भी। MQM का तो एक खैर सुगाली का आज था दौरा और मुलाकात थी, उनसे भी इन मामलात पे कुछ गुफ्तगू हुई है। बाकी गुफ्तगू का दौर जो है वो एक आध रोज़ बाद होगा। जी आपने सुना। अच्छा फैसल सदवारी साहब, मैं इससे पहले कि आपसे एजेंडा पूछूं, मामलात पूछूं, सर कैसा लगता है, एक वक्त था जिसको आपकी ज़रूरत होती थी वो चल के आपके मरकज़ पे आता था, कभी 90 आता था, लेकिन अब आप चल के जाते हैं, ये फ़र्क कैसा लगता है आपको? नहीं है, मेरे ख्याल में जब हुकूमत साजी की गुफ्तगू होगी तो अगर चलकर आना भी है तो चलकर आ भी जाएंगे। इसमें अभी तो बुनियादी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू है और हम कोई सियासी इंतहा पसंदी वाले लोग नहीं है, किसी चीज़ को अपने नाक का मसला बना दिया। जब वो वोट लेना होगा वजीर आजम के जो भी उम्मीदवार होगा, अभी तो कुछ भी तय नहीं है, अभी तो पता नहीं है कि आज़ाद उम्मीदवार किसने कहाँ जाते हैं, रिजर्व सीट किसके पास कितनी आती हैं, कोलिशन गवर्नमेंट अगर बन रही है तो कितने उसमें नुमाइंदे होते हैं, ये सारी चीजें बड़ी प्रीमेच्योर हैं अभी। अच्छा, आपसे रब्ता किया था, टेलीफोनिक रब्ता हुआ था आपसे लाहौर विजिट से पहले शहबाज शरीफ साहब का या किसी का नून लीग से? जी बिल्कुल हुआ था, शहबाज साहब ने इलेक्शन की अगली रात हमें फोन किया था, फिर लाहौर दावत दी थी, लाहौर आइए। जी वो कह रहे थे कि आप मेरे पास आके अगर खाना खा सकें, तो हमने कहा था अगर आपको मौका मिले तो आप भी हमारे पास आके खाना खाइएगा, और वो यकीनन आएंगे जब भी तो हमारे पास खाना खाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि लाहौर वक्त गया, डेफिनेटली मुस्तफ़ा कमाल साहब भी गए, डॉक्टर फारूक सत्तार गए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी गए, एजेंडा क्या था सर? देखिए, मुस्लिम लीग नून के साथ इलेक्शन से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी और हमने उनके सामने चीजें रखी थी कि सिंध के शहरी इलाके जो हैं नजरअंदाज होते हैं, वफाकी हुकूमतों की तरजीहात है। हमने ये भी कहा कि सूबों में किसी की भी हुकूमत हो, आईन पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत के बावजूद बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम यहाँ पर मौजूद नहीं होता, उसके लिए आइन में मजीद तरामीम की ज़रूरत है। और हमारी ही आइनी तरामीम के पैकेज को सामने रखकर मुस्लिम लीग नून का जो इंतखाबी मंशूर है उसमें बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से कई नकात शामिल किए गए हैं। तो वो उस मौजू पर हमारी जब पहले गुफ्तगू होती रही है, आज यकीनन पोस्ट इलेक्शन मुलाकात थी, तो जो पोस्ट इलेक्शन फैक्ट्स हैं और स्टैटिस्टिक्स हैं उनको सामने रखकर गुफ्तगू होगी। मेरी अभी तक मुलाकात नहीं हो सकी है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर साहिबान से। मैं यहाँ जिना ग्राउंड में हूँ, वो लोग अभी तशरीफ ला रहे हैं, तो वो आ जाते हैं, फिर हमारी मीटिंग होगी तो फिर हमें पता चलेगा, और अगली अगर कोई मीटिंग होनी है तो उसका भी तय करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत साजी के मामलात पर किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई, इन योर नॉलेज एटलीस्ट, या इट इज नॉट इन? मेरे पहली बात तो मेरे इल्म में नहीं है। जो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने गुफ्तगू की है मीडिया से, उसमें भी उन्होंने यही कहा है। तीसरी चीज मैंने अर्ज किया ना कि जब तक आजाद उम्मीदवारान या वो किसी जमात में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो जो इलेक्शन कमीशन के अभी नताइज आए हैं वो उसके बाद ही अपडेट होंगे और उसके साथ ही मखसूस नशिस्तों का तय होगा। तो हो सकता है ये भी कि अगर PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान अगर नहीं जाते हैं किसी और पार्टी में,
तो दूसरी जमातों को, मखसूस नशिस्तों का एडवांटेज मिल जाए, तो फिर क्या इक्वेशन होती है, फिर हुकूमत साजी के लिए किसकी क्या जरूरत पड़ती है। हम पार्लियामेंट में यही होता है, इंतजार करना पड़ता है थोड़ा सा, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं। अच्छा फैज़ल सवारी साहब, अभी किसी प्रोग्राम में मैं ये सुन रही थी कि जो बैरिस्टर गौहर हैं चेयरमैन PTI, उन्होंने कहा कि हमारी PMLN के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ तो किसी किस्म का अलाइंस नहीं हो सकता, लेकिन ताहम हम MQM के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई मुलाकात, ऐसा कोई प्रपोज़ल, ऐसी कोई ऑफ़र, रिक्वेस्ट आपकी तरफ आती है तो क्या रिएक्शन होगा MQM का? देखिए, ये तो बात है ना कि ये अगर वो हमसे बरामद करेंगे तो फिर ही हम उसके ऊपर संजीदगी से गौर करके कुछ जवाब देने की पोजीशन में होंगे। अभी तो टेलीविजन के ऊपर बात की है गौहर साहब ने, मैंने भी देखी है वो बात, लेकिन अगर वो PTI संजीदगी के साथ हमसे गुफ्तगू के लिए कहती है तो उसको भी सुन लेंगे, क्योंकि सियासी इंतहा पसंदी तो किसी के भी हक में नहीं है। हम ये समझते हैं कि सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए। वजह उसकी है, वजीर आजम जो भी आए, किसी भी जमात का आए, लेकिन उसको अगले कई सालों में जिस संगीन तरीन मुआशी सूरत हाल का सामना करना है और उससे नबरदार ना होने की कोशिश करनी है, उसमें ये हो नहीं सकता कि आप मईशत के ऊपर हम सियासत नहीं कर सकते मुल्क में। तो इसमें सबको बैठने की और सबको बात करने की जरूरत है। ब्रेक लेते, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। दूसरी तरफ एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि इससे जो मामला तय हो रहे हैं, लग यही रहा है कि PDM सीज़न 2 हमारे सामने आएगा। लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि किसी भी जमात के पास कोई इतने नंबर्स नहीं हैं, वो मैजिक नंबर नहीं है जिससे वो अकेले हुकूमत बना ले। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, यानी पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म के तौर पर एक मुतालबा रख दिया है कि जी आप इनको वज़ीर आज़म बना दें, PDM जो नया सेटअप बनता है तो फिर हम आपके साथ जा सकते हैं, वरना हो सकता है हम अपोजिशन में बैठें। लेकिन सिंध में तो मामला ही जो है वो MQM और पीपल्स पार्टी का है, बावजूद इसके कि पिछले हुकूमत में वफाक में इत्तेहाद था, PDM थी, लेकिन यहाँ पर आप अपोजिशन में थे। ऐसी सूरत में MQM क्या करेगी अगर ये मुतालबा बिल फ़र्ज़ मान लिया जाता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म होंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल आप मफरूज़े के ऊपर बात कर रही हैं। हमारे सामने इस तरह की कोई बात अभी तक नहीं रखी गई है। जब ये कोई आती है इस तरह की बात, नहीं सर, आपके सामने कैसे रखी जाएगी? आपका तो इसमें कोई लेना देना है नहीं ना। फैसल करीम कुंडी साहब ने, नहीं एक सेकंड, मैं हाइपोथेटिकल नहीं हो रही सर। वजह यह है, फैसल करीम कुंडी साहब ने ट्वीट कर दी है कि हमने नून लीग से कहा है कि वज़ीर आज़म हमारा इस सेटअप में वज़ारत उज़्मा हमारे पास होगी, वज़ीर आज़म हमारा बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा, वरना हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। चलें ठीक है, फिर वो मुबारक हो उनको, बिलावल साहब की वज़ारत उज़्मा या फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनको मुबारक। ऐसे में आप कहाँ जाएंगे? आप कह रही हैं मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं फिर क्यों बात करूं? अरे आपने कहा कि मुझसे किसी ने नहीं कहा, मैंने कहा आपको थोड़ी कोई बात कहेगा ये। हाँ। इस लिहाज से मैंने कहा कि कोई, क्योंकि ये मामला दो बड़ी पार्टीज का है ना, नून लीग का या पीपल्स पार्टी का, तो जरा ये बात आपके सामने तो फिलहाल नहीं रखेंगे। PMLN ने राब्ता किया है, PMLN ने हमसे इस हवाले से कोई बात नहीं की है। अगर PMLN इसके ऊपर कुछ कंसीड करती है तो फिर देखते हैं, उस वक्त जब सिचुएशन वो हमारे सामने रखेंगे, जब भी हम डेलिब्रेट करेंगे। आप मुझे जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा कोई वो मफरूजों पे और मैं इस तरह की बात करता नहीं कि जिसके हवाले से एक इन्फॉर्म डिस्कशन में करने की कोशिश करता हूँ। यकीन मानिए कि ना मेरे पास इस तरह की कोई इत्तला है, और उसका जो जवाब भी है मैं पार्टी पॉलिसी के हिसाब से जब भी दूंगा ना, जब पार्टी में डिस्कस। फैसल साहब, मैं आपको यही थोड़ा सा बता रही थी कि मफरूजा इसलिए नहीं है, मफरूजा इसलिए नहीं है कि फैसल करीम कुंडी साहब ने ट्वीट कर दी थी, तो वो इसलिए मफरूजा नहीं। अब ठीक है, आपकी बात दुरुस्त अपनी जगह कि जब आपके सामने ये बात PMLN अगर रखेगी, बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि हम सियासी मेच्योरिटी और ज़ाहिर इंतहा पसंदी नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े गुस्से में कह रहे थे जमात इस्लामी को कि हमारा बल्दिया में वापस करो, हमारा कराची में वापस करो। ये सियासी इंतहा पसंदी नहीं है सर? तकरीरों में तो देखिए इसी तरह का टोन और टेनर होता है, सामने वाले भी जिस टोन में तकरीर करते हैं ना और जो जबान इस्तेमाल करते हैं, तो बाज़ लोगों को ऐसी जबान सूट करती है तो उनके लिए इस तरह की गुफ्तगू की जाती है। पार्लियामान की जबान हम तो कोशिश करते हैं कि दूसरी हो, लेकिन पार्लियामान में भी हमने देखा पिछले चंद बरसों में क्या क्या बेहूदगी हुई। ये इंप्रेशन क्यों है कि नून लीग की बात हो चुकी थी और MQM की भी बात हो चुकी थी? किससे?
जिनसे नून लीग की हो चुकी थी उनसे एमक्यूएम की भी हो चुकी थी, मेरे इल्म में यकीन करा दी गई थी, किससे बात हो चुकी थी। मैं अभी अजीजाबाद में खड़ा हूँ, इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में यहाँ हजारों लोग आए जा रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, किसी को कोई ट्रांसपोर्ट नहीं फराहम की गई, आसपास की सड़कें जाम हैं। हाँ, मेरी इन लोगों से बात हो चुकी थी। मैं कैंपेन चला रहा था तो मुझे पता था कि ये निकलेंगे और ये निकले हैं, आज भी लोगों को बता रहे हैं। और 10% पे आपने विक्ट्री स्पीच कर दी थी? नहीं, कोई 10% पे मैंने विक्ट्री स्पीच नहीं की थी। बैरिस्टर गौहर पे आपने पूछा कि तुमने कैसे 10% के ऊपर, तो आप बैरिस्टर गौहर तो नहीं है ना फैसल साहब? नहीं, उनसे तो पूछे ना, आप पूछें कि उन्होंने 10% पे कैसे 125 सीटों का दावा किया। हमने तो ये कहा जो हमारे पास नताइज आ रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि हम इतनी शिफ्टें जीतने जा रहे हैं। हम नहीं जीते उतनी, उसमें से क्या वो नताइज आपके पास फॉर्म 45 की सूरत में आए थे? जी, हमारे जो पोलिंग एजेंट बैठे थे वो नाहल नहीं थे, वो हमें तनदही से बता रहे थे, जब जिनसे हमारे बाहर उम्मीदवारान और पोलिंग एजेंट और चीफ पोलिंग एजेंट खड़े थे, उनसे बात करके मैं जवाब दे रहा था। हमारे लोग जाके सो नहीं रहे थे, आरओ के दफ्तर के बाहर खड़े हुए थे, आरओ ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे। अगली 2 दिन तक हमने यही काम किया है सारा का सारा। और ये आपको पता होता है कि जिन पॉकेट से आ रहा है, जिनको लोग इस्लामाबाद में बैठ के कहते हैं ना ट्रेंड आ रहा है, इनको कख नहीं पता कराची का। मिसाल के तौर के ऊपर अगर नाज़ाबाद की सीट है तो अगर तुम करीब में किसी कच्ची आबादी का रिजल्ट दे दोगे तो कहोगे कि यार ये तो एमकेएम यहाँ से नहीं जीत रही, लेकिन पूरा नाज़ाबाद है, वहां से उसने एमकेएम को वोट दिया तो भाई जीतेगी। आपको पता होना चाहिए कि कौमी असेंबली कितने बड़े हल्के होते हैं और उसमें इस तरीके से आप प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते। ठीक है, चले मेरा प्रोग्राम शुरू हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी प्रोग्राम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया फैसल सवारी साहब आपके टाइम का और आपकी गुफ्तगू का। लेकिन मेरा लुब ये है कि अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, जो कि ज़ाहिर है नून लीग के लिए मुश्किल काम होगा और बारगेन होगा, कुछ लो और कुछ दो की बात होगी। पंजाब में भी उन्होंने कहा है कि एक बड़ी जब सीट उनको चाहिए, क्योंकि जब बारगेनिंग हो रही होती है ना, तो जब हम पठानों से नहीं कालीन ख़रीद रहे होते ना, तो वो कहता है कि जी 10,000 तो हम शुरू करते हैं 5,000 से, हम कहते हैं 5,000 तो कभी वो शुरू करते हैं तो 10,000 से। तो समझे कि पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की हुकूमतें भी बिल्कुल ऐसी बनती हैं, इसी तरीके से बनती हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म नहीं मानेंगे, बातचीत होगी, बारगेन होंगी, तोड़ेंगे। हो सकता है कि पंजाब की जो वज़ारत आला है वो फिर मांग लें और वो फिर देनी पड़ जाए। बहरहाल यही मुल्क है, यही सियासत होती है, इसको तब्दील करने की आवाम की बड़ी ख्वाहिश है। इसी ख्वाहिश के लिए आवाम निकली थी, लेकिन फ़िलहाल लगता यही है कि आवाम के मैंडेट का एहतराम करने का मूड फ़िलहाल किसी का नहीं है। एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इसलिए वापस आएंगे कि ये इलेक्शन 2024 का खुसूसी प्रोग्राम है। ये आप 10 से 11 और 11 से 12 देखेंगे और उसके बाद हमारे पास मज़ीद कुछ मेहमान होंगे। अमीर अब्बास साहब होंगे, मोमिन साहब होंगे PTI के, और इसमें ज़रा खुल के नज़ीर लगारी साहब होंगे। ज़रा गुफ्तगू करेंगे कि ये ऊँट अब किस करवट बैठने जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, इलेक्शन 2024 का खुसूसी प्रोग्राम और ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। अब सूरत हाल जो कुछ बनी है वो ये बनी है कि आज शहबाज शरीफ अपने एक वफ़द के साथ, जिसमें अयाज सादिक साहब भी थे और एक आध लोग और थे, उनके साथ वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से बिलावल हाउस लाहौर गए, मुलाकात की। उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ है वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका एलामिया, दोनों जमातें सियासी ताउन पर उसूली तौर पर मुत्तफ़िक़ हैं। सूरत हाल पर मुशावरत और तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। अवाम की अक्सरियत ने, ये गौर तलब है, अवाम की अक्सरियत ने हमें मैंडेट दिया है, हम उन्हें मायूस नहीं करेंगे। मायूस तो हो चुके हैं अवाम और मायूस आप अवाम को कर चुके हैं। बट एनी वेज, खबरें ये भी हैं। खबरें क्या हैं? कुंडी साहब ने कहा है कि जी वज़ारत उज़्मा इस दफ़ा हमारे पास होगी, क्योंकि ये PDM का सीज़न 2 होगा। तो पिछली दफ़ा आपने मज़े किए थे, इस दफ़ा हम करेंगे। अब लेट्स सी कि PMLN उसको मानती है या ये बारगेन होती है, सौदा चल रहा है अभी। दूसरी तरह जो सूरत हाल है वो ये है कि जो शुरू से बातें हो रही थी कि आज़ाद उम्मीदवार, जो कि PTI बैक्ड आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो इधर उधर चले जाएंगे। फिर एक ये आया सामने हमारे कि जी शायद वो कहीं नहीं जाएंगे। बड़ी मुसीबतों से और बड़े गम और गुस्से का आवाम ने इजहार किया है। वो जीते हैं, जिन्होंने कटना था वो पहले ही कट लिए, लेकिन आज शुरुआत हो गई है। और NA 121 से जो कामयाब उम्मीदवार वसीम कादिर, वो आज नून लीग में शामिल हो गए और उन्होंने फ़ोटो सेशन भी करा लिया। ऐसे में अब PTI का लाएअमल क्या होगा और क्या PMLN को
बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म के लिए काबिल कबूल होंगे, इस पर ज़रा गुफ्तगू करते हैं। हमारे पैनलिस्ट हैं अमीर अब्बास साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन है और GTV। इसके साथ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद हैं, बल्कि शायद डायरेक्टर प्रोग्रामिंग भी हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, GTV पे। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब PTI के सीनियर रहनुमा हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ सेनेट, और ये हमें ज्वाइन करें। नज़ीर लगारी साहब भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सेनेटर साहब, बात का आगाज़ आपसे किए लेती हूँ। जो आप लोगों के बड़े बड़े दावे थे, हमारे बंदे नहीं टूटेंगे, हमारे लोग कहीं नहीं जाएंगे, एक भी नहीं जाएगा, इलेक्शन तो रिज़ल्ट भी अभी मुकम्मल तौर पर नहीं आए, मुकम्मल तौर पर, और एक बंदा आपका चला गया, यानी शुरुआत हो गई, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर एक इंसान का अपना ज़मीर होता है, हर एक इंसान का अपनी सोच होती है, हर एक इंसान की अपने लेवल ऑफ लॉयल्टी होती है या बगैरती होती है। ये वो शख्स हैं कि जिन्होंने कोई 1 हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, इन्होंने कुरान पे हल्फिया बयान लिया था और कहा था मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अगर मुझे जिताया आम ने, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ूंगा और इमरान खान के साथ रहूंगा। अब अगर इस बंदे का ईमान ये है कि ये चंद टकों के लिए, किसी चीज के लिए ये बिक जाता है, अपनी इस जो अल्लाह के सामने हाजिर नाजिर जान करके एक बयानिया देता है, उससे फिर जाता है, उसको मैं और आप क्या बदलोगे? इन्होंने, आप ये कह रहे हैं कि कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ उठाया था। देखिए, अगर हलफ नहीं भी उठाया था, कुरान पाक पे हाथ नहीं भी रखा था, इसने कहा था, ये इसकी वीडियो जो इसने वो की थी, जारी की थी, इसमें कहा था मैं अल्लाह ताला के सामने हाजिर नाजिर होके मैं ये बयान देता हूँ। अब अगर एक शख्स अल्लाह ताला के सामने हाजिर नाजिर, और उसको आपने और मैंने और हमारे जैसे लाखों लोगों ने विटनेस किया है, आज अगर वो अपने घर जाता है तो इसको, इसकी हिफाजत, इसकी बात, इसके जो हल्के वाले जो इसके अवाम है जिन्होंने इसको वोट दिया है, इसने उनके साथ गद्दारी की है, इसने PTI के साथ गद्दारी नहीं की, क्योंकि अवाम ने इसको PTI का रिप्रेजेंटेटिव बना के हमारे पास बिल्कुल सही बात है, खान के नाम पे वोट लिया था, सिंपल सी बात। ही अपनी तो कोई, मुझे नहीं पता उनकी अपनी क्या कैपेसिटी थी, बट वोट पड़ा था खान के नाम पर, वो अमानत थी। लेकिन मेरी बात है जी सर, इससे अटक से ज्यादा और जहांगीर खान तरीन से ज्यादा तो इसकी अपनी कैपेसिटी नहीं होगी ना, सही बात। उनका हशर देखें तो अगर इसने किया तो मैं तो इसके घर वाले, इसके अवाम, इसके नेबर्स, इसके दोस्त, इसके यारों, मैं हर एक से ये कहूंगा कि आप इससे सवाल पूछो कि बिके क्यों हो। आप इससे सवाल पूछो कि तुम लोगों ने हमारा जो मैंडेट है उसके साथ तुमने खयानत क्यों की है। आप इनसे सवाल पूछो कि अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान करके कहने वाले इंसान, तुमने ये धोखा क्यों दिया सबको। तुमने इमरान खान को, तुमने हर को, तुमने अल्लाह ताला के साथ बेईमानी की है। तुम जाओगे कहां? तुम्हारी आखिरत कैसी होगी? तुमने कभी ये सोचा है? दुरुस्त कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अमीर अब्बास साहब, वो लोग जो कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, पहले होता रहा ऐसा होगा, पहले तो ये भी होता रहा कि उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, फिर आज़ाद हुए तो ये जो बचेंगे नहीं, बिक जाएंगे, और फिर ये इम्प्रेशन आया एक नैरेटिव कि नहीं जी जिन्होंने जाना था वो छोड़ चुके, अब नहीं जाएंगे। लेकिन शुरुआत हो गई, यानी पहला जो कहते हैं ना, एक पहला कदम उठा लिया गया। कितने आगे उठेंगे, कैसे रोकेंगे, क्या ऑप्शन रह जाते हैं, और कितना बड़ा ये डैमेज होगा PTI को? बहुत शुक्रिया नादिया साहबा। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक खौफ और दूसरा लालच। दोनों से आप लोगों को दबा सकते हैं। अब ये शख्स खौफ की वजह से गया है या लालच की वजह से गया है, तीसरी वजह तो मुझे समझ नहीं आती है। जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं सेनेटर साहब, मैं उस वीडियो की तायद करता हूँ, मैंने वो खुद वीडियो देखी है इन साहब की। और आप देखिए, इनका तो हम नाम भी नहीं जानते थे, वसीम कादर साहब का। ये तो किसी टिगर के बहुत सारे खंभों में से एक खंभा था, खंबे थे एग्जैक्टली। शायद ये खंभा भी, फिर भी खंभा तो फिर भी लगा हुआ होता है, कोई 50 फुट का होता है, वो नजर आ जाता है। ये तो खंभा भी नहीं था, ये तो उससे भी कोई नीचे की कोई कैटेगरी थी। असल में देखें, ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है और जो कुछ 2 साल से हो रहा था, ये नादिया साहिबा बैलेट रेवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है।
हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, हम ईरानियन रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, हम क्यूबन रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं, हम चाइनीज़ रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं। दुनिया के जितने खित्तों में इनकलाब आए हैं गुज़श्ता 2-2.5 सदियों में, ये बैलेट रेवोल्यूशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद रेवोल्यूशन है। हमेशा इनकलाब जो होता है ना, उसकी 3 तकाजे होते हैं, 3 उसके जुज़्व होते हैं। अगर वो तीनों पूरे हो जाएं तो आप उसको इनकलाब कहते हैं। पहला ये होता है कि वो किसी मुज़ाहमती तहरीक, किसी रेजिस्टेंस मूवमेंट की सूरत में जन्म लेता है। तो ये 2 साल की एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चली, जिसके बाद ये इनकलाब आया। दूसरा उसका इंग्रेडिएंट होता है कि वो मौजूदा सिस्टम को या मौजूदा ऑर्डर को या स्टेटस को तब्दील कर देता है, उसके खिलाफ आता है। तो आप देख लें कि ये जो सिस्टम चल रहा था 2 साल से इस मुल्क में, एक हाइब्रिड किस्म का सिस्टम, ये उसके खिलाफ है। तीसरा होता है कि वो ब्लड रेवोल्यूशन होता है। हाँ, वो इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि अगर आप इनकलाब की तारीफ पढ़ें तो उसमें वो ब्लडी रेवोल्यूशन ही होना चाहिए। लेकिन ये बैलेट रेवोल्यूशन है, इसको मैं कहूंगा। देखिए, मैं समझता हूं कि जो वोट पड़ा है इमरान खान साहब को, ये इमरान खान को वोट नहीं पड़ा, ये वोट पड़ा है इमरान खान के उस नैरेटिव को जो सिविलियन सुपरमेसी का नैरेटिव था, जो नैरेटिव था कि पाकिस्तान के फैसला साजी ना पाकिस्तान के अंदर किसी गैर सियासी गैर जमहूरी कुव्वत को हक हासिल है, ना पाकिस्तान से बाहर किसी को हक हासिल है। यह नैरेटिव पिछले 50 साल से पीपल्स पार्टी लेकर चल रही थी, भुट्टो साहब की शहादत के बाद, कि पाकिस्तान में फैसले मुंतखब लोगों को करने चाहिए। लेकिन 5 दहाइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस नैरेटिव पर इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला जो इमरान खान को मिला है। यह नैरेटिव 24 साल से नवाज शरीफ लेकर फिर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि वोट को इज्जत दो और हम हुकूमतों का तख्ता उलट देते हैं और यह नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी ने नवाज शरीफ को इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स नहीं दिया। यही नैरेटिव एएनपी लेकर, आज तो लेकिन वो खुद ही उसको सस्टेन नहीं कर दिया भी था, नहीं कर सके। आज एएनपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम आज से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़े और फलाना ढमकाना। यही नैरेटिव महमूद खान अचकजई लेकर फिर रहे हैं, यही नैरेटिव और सियासी जमातों का। लेकिन किसी को कौम ने इतना ओवरवेलमिंग रिस्पांस नहीं दिया इस नैरेटिव पे जो इमरान खान को दिया। बिल्कुल ठीक है। आज इन सारी सियासी जमातों को सोचना चाहिए था कि जो काम हम नहीं कर सके इसने कर दिया, लेकिन चाहते तो हम भी यही थे ना कि इस मुल्क में सिविलियन सुपरमेसी हो, इस मुल्क में डेमोक्रेसी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, फैसले हम करें, कोई और फैसले ना करे। आज इनको चाहिए था कि जैसे तैसे भी ये हो गया, हम इसके साथ खड़े हो। बिल्कुल आज ठीक ये है। किसके साथ जाकर खड़े हो रहे हैं, आज ये किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? मैं इस पर जरा मजीद बात करूंगी। नज़ीर लगारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही है। अभी ठीक है, अभी बेहतर है लगारी साहब? हाँ हाँ जी, बात करें। अच्छा लगारी साहब, पूरे जो इंतखाबी मुहिम थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तोपों का रुख था, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, यानी PMLN। अभी इलेक्शन के रिजल्ट पूरे आए नहीं हैं और बंदर बाट का अमल शुरू हो गया और आज बयान भी आ गया और इस बात पे मुत्तफिक भी हो गए कि सियासी अमल में साथ चलेंगे, महाजराई नहीं होगी, फला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सर, ये कब तक हमारे मुल्क में ऐसे ही चलेगा? तो फिर ये किस किस्म के इलेक्शन और किस किस्म के नारे और किस किस्म की मुहिम? तो पहली बात यह है कि आपकी आवाज मुझे ठीक तौर पर समझ में नहीं आई है। मैं जो समझ सका हूँ उसके मुताबिक ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया और बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया एंटी नवाज शरीफ रहा। पूरी कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को हम वजीर आज़म नहीं बनने देंगे, वो जो है सब कुछ सिस्टम उनके लिए कर रहा है और सिलेक्टेड कहा, एवरीथिंग। जी जी, सब कुछ कहा उन्होंने। और उसके बाद जो है सूरत हाल एक और पैदा हुई है, जिसके बाद शायद उनके वाले साहब को इस बात का हो कि उनके राब्ते हुए हैं या वो उनकी गुफ्तगू हो रही है या वो डायलॉग कर रहे हैं। अब उनके लिए क्या सूरत हाल है वो तो खुद जाने, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि असूली तौर पर उन्हें अपोजिशन में बैठना चाहिए और मौका देना चाहिए। जो भी पार्टी, जो बड़ी पार्टियां होकर आई हैं, उनमें से किसी पार्टी को मौका मिलना चाहिए। एक तो ये जितने आज़ाद हैं उतने ही आज़ाद जो हैं वो सारे के सारे जो हैं एक पार्टी के नहीं हैं। उनमें से बहुत से आज़ाद ऐसे हैं, दर्जन भर तो आज़ाद ऐसे हैं कि जो उनके डिसिप्लिन में नहीं हैं।
उसके बाद जो है ये अगर नून लीग एक पार्टी बनकर आई है और एक पार्टी जो है वो पीटीआई की हिमायत याफ्ता लोगों की बनकर आई है, तो पहला फैसला तो वो बैठकर करें कि उन्हें क्या करना है, हुकूमत किसने बनानी है और कैसे बनानी है, ये उनका इशू है। इस इशू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं पढ़ना चाहिए, उन्हें अपने तौर पर अपोजिशन में बैठने का एहतमाम करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास पोजीशन नहीं है कि आप इक़्तिदार हासिल करें या आप इक़्तिदार की मंजिल पर जाएं और एक ऐसा इक़्तिदार जो समझौते का इक़्तिदार हो वो हासिल करें, एक ऐसा इक़्तिदार जिसमें आपको डील करना पड़े वो हासिल करें, तो उससे बेहतर यह है कि आप पोजीशन में बैठें और आइंदा किसी इलेक्शन की तैयारी। सर, ये मशवरा आपका सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए है या नवाज शरीफ यानी PMLN के लिए भी है? क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद तो बहरहाल पीटीआई के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं उनकी है। वो एक ग्रुप भी बना सकते हैं, वो किसी के साथ मिल भी सकते हैं, तो सबसे पहला राइट उनका होना चाहिए। नहीं, अगर वो तादाद में ज्यादा हैं, क्योंकि आज़ाद जो हैं वो सारे के सारे पीटीआई के नहीं हैं, वो आज़ाद अपने बारे में फैसला। सर, मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक जो ऑफिशियल रिजल्ट्स आए, अभी तक जितने आए 264 इसके 254 265 सीट्स पर, उसके मुताबिक इंडिपेंडेंट जो हैं यानी पीटीआई बैक्ड वो 93 हैं और 8 हैं जो एक्चुअल आज़ाद है, और PMLN 78 पर स्टैंड कर रही है, पीपल्स पार्टी 54 पर। तो जो अगर जिसमें धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सारे इल्ज़ाम एक तरफ भी रख दे, तब भी तादाद उन्हीं की ज़्यादा बनती है। मैं फिर अर्ज करता हूं कि ये जो आपने बताया कि 8 हैं मुस्लिम लीग नून के, और इतलात भी हैं कि 12 हैं, बाद लोग कह रहे हैं कि 15 हैं, ये सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने तक हमें नहीं पता है। फिर भी अक्सरियती पार्टी हम मान लेते हैं वो है, लेकिन वो एक पार्टी के तौर पर सामने आए। गौहर खान जो है वो कल हमारे प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि वो किसी पार्टी में शामिल होंगे ताकि अपनी सीटें सिक्योर करें। वो शामिल तो होने ना, ऐलान करें ना कि किस पार्टी में जा रहे हैं, जमात इस्लामी में जा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब ऐलान करेंगे, पोजीशन वाज़ेह होगी, और पोजीशन वाज़ेह होगी तो उसके बाद ही जो है वो कोई डिसाइड करने की पोजीशन में होंगे। मोहम्मद साहब, ये बहुत लेट हो रहे हैं, मुझे लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा टाइम लगा रहे हैं आप लोग, दूसरों को जो है वो संभलने का मौका भी आप लोग दे रहे हैं, प्लानिंग का मौका भी आप लोग दे रहे हैं। क्या वजह है? कभी एक कहता है शाम तक अनाउंस कर देंगे, हमारा एक बैनर पता चल जाएगा, क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, सबसे पहले तो बात ही हो जाती है, जब हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब हम बात करते हैं कि भाई हमें डेमोक्रेटिक, और जैसे अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है ना ये सियासी इस्तेहकाम को हमने फ़रोग़ देना है, तो सियासी इस्तेहकाम का मतलब क्या है कि क्या हमने ख़रीदो फरोख्त करनी है लोगों की, क्या हमने दूसरी पार्टियों वालों को हमने ऑफर्स देकर अपने साथ मिलाना है उनके मेंबर्स को? अगर ये आपका तरीका है तो उसको कुछ कह नहीं सकते। देखिए, ये लोग ये इतने बेवकूफ और जाहिल लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अवाम ने इनको रद्द क्यों की है। ये निकले थे इस बयानी के साथ कि वोट को इज्जत दो, आज ये वोट को खरीद रहे हैं, आज ये वोट की व्यापारी बन गए हैं। डॉक्टर साहब, माजरत मैं आपकी बात काट रही हूँ, वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म का अगला आपका ओपोनेंट होता है आपको चालें उसी तरह से चलनी पड़ती हैं। अगर आप उस तरह से नहीं चलेंगे तो आप हार जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि आप बेशक कह दें कि जी हमारी 168 हैं, हमारी 180 हैं, हम हुकूमत बनाएंगे, बट जो रियलिटी है जब ट्रिब्यूनल फैसला करेगा, कोर्ट्स फैसले करेंगे, उससे पहले आप अपनी पोजीशन तो वाजे करें कि अभी जिस वक्त जो आपके पास हैं वो किस तरह होंगी। इंडिपेंडेंट का ब्लॉक होगा, किसी पार्टी के साथ मर्ज होंगे, किसी बैनर को लेंगे, क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको ये बता देता हूँ, दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप इस लिहाज से करती हैं कि इस वक्त जो हमारे 94 या जो भी है हमारे लिहाज से ज़्यादा है, लेकिन चले जो भी इस वक्त ऑफिशियल फिगर्स जो कि गलत फिगर्स हैं, लेकिन चले वो मान लेते हैं, तो उसमें हमारा ये ख्याल है कि हम लोग किसी पार्टी में जम हो या ना हो, हम लोग अगर अपने बलबूते पे इलेक्शन वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते, आई वुड प्रेफर कि हम लोग फिर ऑपोजिशन में बैठे, और हम लोग ऑपोजिशन में बैठ के एक ऐसे ऑपोजिशन का वो किरदार अदा करें जो कि उस हवा की मानंद हो कि जो कि पतंग को ऊपर उड़ाने की कोशिश करते हैं, प्रोवाइडेड पतंग जो उड़ा रहे हैं
उनकी डोर भी अच्छी हो, उनको पतंग उड़ाने का सलीका भी आता हो, तरीका भी आता हो, तो फिर आपकी पतंग ऊपर उड़ सकती है। लेकिन अगर आपके पास टीम ही नहीं है और ये वही पीडीएम वाले अगर फिर इकट्ठे मिल जाते हैं तो ये क्या तीर मार लेंगे? पहले तो इनकी ऑपोजिशन भी, जो मैं आपकी बात से समझी हूँ, मैं ब्रेक लूंगी मोहम्मद साहब, लेकिन जो मैं आपकी बात से समझी हूँ वो ये समझी हूँ कि पीटीआई के अंदर दो राय पाई जाती है। एक शायद ये कि हम किसी पार्टी के साथ जम हो जाएंगे, कोई बैनर ले लेंगे और फिर रिजर्व सीट्स के भी हकदार होंगे, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। दूसरा है कि अगर आप खुद से हुकूमत नहीं बना सकते जैसे कि हुमायूं मेमन साहब कह रहे हैं तो फिर अपोजिशन में बैठ जाएं। अमीर अब्बास साहब से उनका तज़िया जानेंगे, ब्रेक लेते हैं। जी प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जो मैं बात कर रही थी अमीर अब्बास साहब, जो हुमायूं मोहम्मद साहब की बात है कि अगर हम खुद से हुकूमत नहीं बना सकते तो बेहतर है अपोजिशन में बैठे। ये इसका लग ये रहा है कि ये दो राय पाई जा रही हैं पीटीआई में। दूसरी तरफ तो तैयारियां हो रही है कि किसी पार्टी में जम हो जाएं। देखिए, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर गिरे, दोनों सूरतों में नुकसान खरबूजे का है। पीडीएम बने या कोई स्ट्रक्चर बने, अगर इमरान खान अपोजिशन में बैठते हैं तो नुकसान इन्हीं जमातों का है जो पावर में आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि हमने पीडीएम 1 देख ली जिसको पूरी तरह से इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी। मेरा ख्याल है वो जो कहा जाता है ना कि सबसे ज़्यादा तारीख में इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग थी, नहीं, इमरान खान से भी ज़्यादा अगर इस्टेब्लिशमेंट की किसी को बैकिंग थी तो वो पीडीएम की हुकूमत थी। उसमें क्या हुआ 16 महीनों में, जब पीडीएम की हुकूमत आई तो पेट्रोल पाकिस्तान में 150 रुपए था पर लीटर। जब ये गए तो वो ₹250 पर लीटर पर छोड़ के गए। जब ये आए तो डॉलर 178 रुपीज़ का था। जब ये गए तो ओपन मार्केट में डॉलर 335-340 रुपए में मिल रहा था। इन्हीं दो चीज़ों से आप बाकी जो तबाही हुई उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये छोड़ कर गए, क्योस छोड़ कर गए, ये पोलराइजेशन मजीद बढ़ा कर गए। अब अगर ये दोबारा आएंगे और 84-85 काबीना अराकीन की काबीना बनाई शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ की काबीना में कुछ वो लोग भी थे जिनका आज अगर आप नाम शहबाज शरीफ से पूछें कि ये फुला साहब आपकी काबीना में थे, जानते हैं आप इन्हें, तो उनको याद भी नहीं होगा कि वो कौन से थे, क्योंकि वो किसी और ने लगवाए थे उनकी काबीना में। गवर्नर सिंध आप कराची में बैठी हैं, लगारी साहब माहिर है कराची और सिंध की सियासत के, गवर्नर सिंध किसने लगवाए थे? उनको तो एमकम तक ओन नहीं करती थी। इसी गवर्नर सिंध की वजह से तो एमकम में लड़ाई पड़ी थी फारूक सत्तार में और खालिद मकबूल सिद्दीकी में। यह थी पीडीएम की हुकूमत। तो आज जब ये बैठेंगे, जो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, जरदारी साहब अपनी वजारतें मांगेंगे दस्तरखान के ऊपर, एमक्यूएम अपनी वजारतें, ये शुरू का रोमांस होगा जमहूरियत का, वसीत और कौमी मुफाद। बाद में सबकी अपनी अपनी दौड़ होगी, अपना अपना पेट भरना है, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फुलफिल करना है। किसी को याद नहीं होगा कि हम किस मकसद के लिए बैठे थे और हम मुल्क बचाने के लिए बैठे। अगर तो पीपल्स पार्टी, लगारी साहब ने जबरदस्त बात की, अगर तो पीपल्स पार्टी मुल्क को बचाने के लिए नवाज शरीफ का साथ देना चाहती तो उसका एक तरीका है, वो ये है कि पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को ऑफर करे कि आपको वजारत उज़्मा का वोट चाहिए ना असेंबली को बरकरार रखने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए, हम आपको वोट देंगे, लेकिन हम ना पंजाब में आपकी हुकूमत में बैठेंगे ना मरकज में आपकी हुकूमत, क्योंकि हम आपके खिलाफ थे। 3 दिन पहले तक हम आपको गालियां दे रहे थे, 7 तारीख की शाम तक। जो कुछ बिलावल साहब ने कहा वो कैसे, ये निगल कैसे लेंगे? आप निकलेंगे ना, निकलेंगे साहब, और बंद कमरे में गिले शिकवे हुए हैं कि आपने ये कहा तो जरदारी साहब ने कहा था जाने दे, ये फिर तो कहेंगे सियासत थी, ये फिर कहेंगे। ये अजीब बात है, ये नहीं है, ये कौम, पाकिस्तानी कौम, ये क्या कोई माजर के साथ उल्लू की पट्टी कौम है? ये मामू बनाए सियासतदान अक्रॉस दी बोर्ड, झूठ बोले लोगों को आके गुमराह करें वोट लेने के लिए। बिलावल साहब ने कहा था कि ये लाडला है, बिलावल साहब ने कहा इस लाडले के ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमसे छीन रहा है। लाडला, आज उसी लाडले जिसके ऊपर आप कह रहे थे कि इसको एस्टैब्लिशमेंट जितवाना चाहती है, आज आप खुद जाके झोली में उसकी गोद में इक्तदार डालना चाहते हैं ना। आपकी हम वो बात माने या हम आपकी ये बात माने? आज शर्जील मेमन साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, आज शर्जील मेमन साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो 17 सीटें मिली हैं एमक्यूएम को कराची में, आप जस्टिफाई करते हैं? उन्होंने कहा कतई हम जस्टिफाई नहीं करते। वो कहते हैं एमक्यूएम का वोट बैंक ही नहीं है कराची के अंदर। आज वही एमक्यूएम इसी पीपल्स पार्टी के साथ फिर बैठ गए एक दस्तरखान के ऊपर। एक लिमिट होती है लोगों को बेवकूफ बनाने की। भाई
लोग अहमद नहीं है, लोगों के बातें के ऊपर नहीं बिल्कुल लिखा सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नसीर लगारी साहब। एक तो आपने बिल्कुल सही मशवरा दिया, जाहिर सी बात है आप बड़ा समझते हैं, जिस तरह से कहा माहिर हैं आप इस सारे प्रोसेस के जो होता है पॉलिटिकली यहाँ पर इत्तलात हैं, बल्कि इत्तलात क्या, अब तो कुंडी साहब ने बाकायदा तौर पर ट्वीट कर दी है कि जी वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बनाएं तो फिर तो हम आपके साथ हैं, यानी ये PDM सीज़न 2, और वरना हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। तो ये कोई चांस आपको लगता है? और ऐसे मौक़ों पे पहली दफ़ा अगर वज़ीर आज़म बनते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, पूरा उनका करियर है और टोटली बैसाखियों पर नून लीग की, फिर MQM की, फिर बाप की, फिर इधर की, फिर उधर की, ये भी कोई मुनासिब मुतालबा है? और सीट सबसे कम है, सिंपल मेजॉरिटी तो रही है एक तरफ, आप उसका सिंपल मेजॉरिटी का 50% भी नहीं है, तो आप किस बुनियाद पर कहेंगे कि हमें वज़ीर आज़म बनाया जाए या हमें काबीना में शामिल किया जाए? काबीना में तो शामिल हो सकते हैं, कोई भी 6 सीटों के साथ भी जा सकते हैं और काबीना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर ये इतने अरकान के साथ जाकर हुकूमत में शामिल होते हैं और ये खुद जाकर बैसाखी बनते हैं या खुद किसी को बैसाखी बनाकर बनते हैं, तो इनका चलना चंद दिनों का होगा और वो सिस्टम को शायद सर्व करे लेकिन डेमोक्रेसी को सर्व नहीं करेगा। इससे मसाइल पैदा होंगे खुद इनके लिए। बन गए वजीर आजम, फिर ठीक है, आपके पास एक लिस्ट रखी गई है कि ये वजारतें हमारे पास ये, फिर उसके बाद एक और लिस्ट आ गई कि ये हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होंगे, फिर लिस्ट आ गई कि ये हमारी कायमा कमेटी के चेयरमैन होंगे, फिर लिस्ट आ गई कि ये होंगे, और 2-3 कायमा कमेटी पर 2-3 इत्तेहादियों के इख्तलाफात हो गए। आप किस किस को निपटाते फिरेंगे? आपके पास देने के लिए क्या है? देने के लिए पाकिस्तान का खजाना होगा ना, कि उसी में से देना होगा। आपने अपनी जेब से तो कौन जाकर देता है? तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस सारी गिव एंड टेक में आप एक तो कौमी खजाने का नुकसान हो कि जनाब क्या मराद दी जा रही हैं, क्या वजारतें दी जा रही हैं, क्या चीज़ दी जा रही है, एक तो ये होगा। और दूसरा ये है कि आपका वोट बैंक क्या कहेगा? क्या आपने हमसे वोट लिया था कि नवाज शरीफ के साथ मैं नहीं बैठूंगा और नवाज शरीफ को मैं वज़ीर आज़म नहीं मानूंगा? एक तरफ तो आप जो है ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप उनके साथ बैठ रहे हैं, या उनको वज़ीर आज़म मान रहे हैं या उनके वज़ीर आज़म बन रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल को कैसे उनका वोट बैंक कबूल करेगा? आखिर इन्होंने दोबारा भी जाना है लोगों के पास, दोबारा भी इनका अपने लोगों के पास वोट लेने के लिए जाना होगा, और एक ऐसी हुकूमत जो इतनी कमजोर हो वो कभी डिलीवर नहीं कर सकती है। हाँ, ये ऑफर करें कि जी PTI बनाए, हम उनका साथ देंगे और PTI की भी वजारतों में ना जाएं, और जो PTI अपने लिए रास्ता चुनना चाहती है वो चुने ना। अभी तक तो उसने चुना ही नहीं। एग्जैक्टली वो उसमें भी लेट हो रही है। और PTI के पास सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी सीटें बचाए। पहली बात यह है कि खवातीन की और अक़लियतों की मखसूस सीटें अगर वो 2-3 दिन में फैसला नहीं करता तो उड़ जाएंगी ना, वो नहीं रहेंगी। जब नहीं रहेंगी तो खुद ब खुद अक़लियत में आ जाएंगे। इनके पास अक़लियत नहीं रहेगी, वो उनके अरकान की तादाद बढ़ जाएगी, बल्कि इनका कोटा भी उन्हीं को मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे? ये तो पार्टी नहीं है, पहले तो पार्टी बने ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लगारी साहब, और यही बात अब हर जगह से आ रही है। हुमायूं मोहम्मद साहब, यही बात मैं आपको कह रही थी कि देखिए एक आज जो है ये अपना वसीम कादिर, जिनका हम नाम भी नहीं जानते थे, उनका नाम आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कल कोई आज एक वसीम कादिर है, कल 2 होंगे, फिर 4 होंगे। आपको अपनी पोजीशन क्लियर करके ऐसे लोगों को वसीम कादिर बनने से बचाना है, फिर आपको अपनी रिजर्व सीट्स लेनी है। तो ये आप लोग फैसला साजी में जितना एक घंटा 1 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना लेट हो रहे हैं? देखिए, लेट मी इसको मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट कर दूंगा कि ये जो जब आप वसीम कादिर की बात कर रहे हैं कि हमने वसीम कादिर बनने से बचाना है, अब आप सोच लें कि वसीम कादिर ऑलरेडी एक ताना बन गया है, एक गाली बन गई है। ट्रू, दिस इज ट्रू। एक मिनट है ना, मुझे बोल लेने दें। कितने लोग हैं जो अपने आप को इसके साथ मशरूत करने की कोशिश करेंगे कि वो बिक गए हैं या उन्होंने बेईमानी कर लिया? तो जो बिकना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकेगा, वो किसी वक्त भी चले जाएंगे। अब बात आ जाती है दूसरी जो कि पॉलिटिकल है, और जो कि इसमें सही बात है कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। देखिए, हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास इस वक्त ऑप्शंस सारे हैं। हम किसी पार्टी के साथ उसमें जम होके हम वो सारी चीजें ले सकते हैं। एक बात, उसमें भी हमें बात चीजों को एहतियात के तौर पे देखना पड़ेगा। जब आप किसी जगह पे जा करें, आप किसी
किसी पार्टी में जा रहे हैं और किसी दोस्त के घर में और उसको कहते हैं यार अपने कपड़े दे दो, फिर आपको चेक भी करना होता है कि ये सबके सामने नहीं कहते कि यार तो सारे पिंड दे बड़े चौधरी पर है जो है ना साड़ी है, कपड़े साड़े हैं, ठीक है, वो भी हमें उस चीज को भी देखना होगा। उसके साथ फिर हमने ये भी देखना होगा कि क्या हम लोग कोई ऐसा तरीका, फॉर एग्जांपल कल मंडे को जो मुझे पता है कि हम लोगों के रिव्यू पिटीशन जो है उसका भी हमने देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट उस रिव्यू पिटीशन में क्या कहती है। अच्छा, कि अगर हमें हमारा अपना बल्ला वापस मिल जाता है, हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, हम एक और पार्टी रजिस्टर कर सकते हैं और हम उस पार्टी के अंदर जम हो सकते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास अगर आप देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये अगले 24-48 आवर्स में और जो फाइनल डेट है उससे पहले पहले हम ये सारी चीजों में से कोई एक काम कर चुके होंगे। हम अपने इलेक्शंस करा देंगे, या हम एक नई पार्टी बना देंगे, या हम किसी और पार्टी में जम हो जाएंगे, या हमें बल्ले का सर बेशक आपके पास ऑप्शंस बेशुमार होंगे लेकिन वक्त की किल्लत है। दिस इज आवर पॉइंट। नहीं तो हम देखें ये सब कुछ होना है जो क्या होता है अपना स्पीकर ऑफ द हाउस या जो असेंबली को बुलाने से पहले पहले करना होता है ना, उससे पहले हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमारे पास में अच्छा ये एक बड़ी दिलचस्प बात बैरिस्टर गौहर साहब ने की, पीएमएलएन से सवाल ही पैदा नहीं होता, बात करें पीपल्स पार्टी आउट ऑफ क्वेश्चन, एमक्यूएम से कर सकते हैं, ये आइडिया किसने दिया? देखिए मुझे नहीं मालूम, वो होता है बाज़ दफ़ा आप ये भी कहते हैं कि इट्स अ लाउड थिंकिंग। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछे, अगर आप मुझसे पूछे, मेरी राय पूछे, अगर पहले तो मैं ये कहूंगा कि हम लोग क्यों किसी के साथ मिले, हम लोग हुकूमत क्यों बनाए, अगर हमारे पास अपने स्ट्रॉन्ग बाजू और स्ट्रॉन्ग पाँव नहीं है तो हम क्यों बैसाखी ले, किसी किस्म की भी बैसाखी, जो कि एमक्यूएम के खासतौर पर अगर मैं एमक्यूएम की हिस्ट्री देखूं, ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव है, ये बहुत ज्यादा ब्लैकमेलिंग करती है। लेकिन अगर मैं देखा जाए तो मुझे एक चीज नजर आती है, देखिए मुझे पीपल्स पार्टी के अंदर मुझे दो स्कूल ऑफ थॉट नजर आते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो आसिफ अली जरदारी का है, जो कि पुराना स्कूल ऑफ थॉट है, जो लेन देन का है, जो रास्ते निकालने का है, जो ले कुछ दो कुछ लो। एक मुझे नजर आता है बिलावल भुट्टो के अंदर। बिलावल भुट्टो मुझे लगता है वो जाना चाह रहा है टुवर्ड्स आइडियोलॉजिकल सियासत की तरफ, वो उसकी सोच फर्क है जरा सी अपने। सर लाहौर में अभी उन्होंने मुलाकात की है, अभी बिलावल हाउस में मुलाकात की है और मुत्तफिक हो गए हैं कि जी खुद से तय करेंगे सारी चीजें। मैं आपको अपना तजिया दे रहा हूँ, मुलाकात उनकी जरूरी इसलिए होगी कि ही इज द चेयरमैन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और उनके वाले साहब के साथ कोई आ रहा है, मिलने आ रहा है, वो मुलाकात अपनी जगह पे है। लेकिन मैं उसकी सोच के बारे में बता रहा हूँ कि उसकी सोच बाकी पॉलिटिशियन जो और उनसे बेहतर लगती है। लेकिन हैविंग सेड, मेरी अगर पूछे तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगा जब तक मेरी अपनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। नाज़िम मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। कहीं ये वजह तो नहीं है कि बैक ऑफ माइंड, और बैक ऑफ द माइंड क्या, बैरिस्टर गौर साहब ने ओपनली कह दिया पीएमएलएन नो, पीपी नो, बट एमक्यूएम से हो सकती है। क्या ये एक बेहतर ऑप्शन है पीटीआई के लिए? अगर मुझे इजाज़त है तो मैं एक कमेंट पिछले आपके इशू पे करना चाहूँगा कि एक तो बिलावल साहब ने आखिरी दिनों में जब उनके इंटरव्यूज़ हो रहे थे इलेक्शन से बिल्कुल एक दो दिन पहले तक, तो उन्होंने बिल्कुल दो टोक वाज़े अल्फाज में कहा था कि मोमिन दो सुराख से दोबारा जब डसा जाए तो फिर वो तीसरी बार नहीं डसा जाता। तो मैं 2 दफ़ा डसा गया हूँ नवाज शरीफ से, सवाल ही पैदा नहीं होता मैं तीसरी दफ़ा डसा जाऊँ। ये इसको वसीतर कौमी मफाद से कह के पीपल्स पार्टी जान नहीं छुड़वा सकेगी। आज बिलावल साहब की अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात हुई है शायद, और उस मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है? जी बिल्कुल, ये अभी मेरे सामने आ रही है ये खबर, आज उनकी मुलाकात हुई है। अमरीकी सफ़ीर क्यों इस वक्त हुकूमत साजी में दिलचस्पी ले रहा है भाई? ये जो बिलावल साहब और जरदारी साहब का नवाज शरीफ साहब से मिलना है, ये फितरी मूव नहीं है, ये मिलाया जा रहा है, मिलवाया जा रहा है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बिलावल साहब इतनी आसानी से अपना कही हुई बातें सारी वापस निगल सकते हैं। मैं नहीं मान सकता ये बात 3 दिन के अंदर।
उन्होंने सारी कैंपेन किया नवाज शरीफ के खिलाफ। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तो कैंपेन की नहीं थी, उन्होंने तो नवाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन की, शहबाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन की। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि उनका अगर मिलाया भी जा रहा है तो ऐसी क्या मजबूरी है कि माना जा रहा है? चूंकि अब देखें ना, अब ये तो उन्होंने फैसला करना है, वो अपने वालिद साहब से कहें कि बाबा आप ही की मेहरबानियां हैं जो आज 15 साल से 20 साल से आप ही की मेहरबानियां हैं कि मैं पंजाब से बार बार फारिग हो रहा हूं हर इलेक्शन में, आप ही की मेहरबानियां हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से फारिग हो गया हूं। मौला कंडवियन किसी जमाने में उसको पीपल्स पार्टी का लाड़काना कहा जाता जी, था। बिल्कुल। वो बताएं कि मैं इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से फारिग हो गया हूं अब्बा जी, अब आप छोड़ दें मेरी सियासत को। ये आप एक ऐसा दरख्त बन गया बरगद का जिसके नीचे मैं नहीं फल सकता, मुझे अपनी सियासत करने दें। उन्होंने क्या नारा लगाया था इलेक्शन में? चुनो नई सोच को। यही था ना, यही थी ना ब्रांडिंग बिलावल साहब की, चुनो नई सोच। ये नई सोच है, ये तो सोच वो 80-90 की दहाई की सोच चली आ रही है। आज महमूद खान अचकजई जैसा आदमी जिनकी इमरान खान साहब के साथ सख्त मुखालफत है पिछले 10 साल से, और वो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के कैंप के सियासतदान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की म्यूजिकल चेयर का हिस्सा नहीं बनूंगा। इतना बूढ़ा सियासतदान, मैं समझता हूं वो ज्यादा नजरियाती सियासतदान के तौर पर साबित हुआ है। वो कह रहा है कि आज इमरान खान को मैंडेट मिला हुआ है और हम उस मैंडेट के साथ धोखा नहीं कर सकते। ये तो नौजवान सियासतदान थे, ये क्यों अपने ऊपर छाप लगवाए जा रहे हैं? इनको तो वो छाप खुरचनी थी। अब ये एक फ्रेश सियासतदान के तौर पे जिनका कोई बैगेज नहीं था, एक साफ स्लेट की तरह से, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, इतनी अजीम मां और इतने अजीम नाना का नवासा, ये जब सियासत में एंटर हुए, इन्होंने क्यों अपने ऊपर अपने वालिद के तर्ज सियासत और पीपल्स पार्टी की रिवायती सियासत की छाप अपने ऊपर लगवा ली? और लगवाए जा रहे हैं। सही बात है, ये नुकसान है पाकिस्तानी सियासत का। बिल्कुल ठीक है। इसमें जरा कोई नज़ीर लगारी साहब आप कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे इस पर भी तज़िया जानूंगी जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि नो पीपी नो PMLN लेकिन MQM, लेकिन MQM को साथ मिलाकर भी वो उस पोजीशन में ना सकते। पहले तय करें। असल बात यह है कि इनके पास जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि 100 से कम सीटें हैं, इनकी सीटें बन सकती हैं खवातीन की और अक़लियतों की मिलाकर। अगर कोई पार्टी के तौर पर होते हैं, इसी तरह से आज़ाद हैसियत में जाते हैं तो इनके पास पार्टी में नंबर कम हो जाते हैं और ये 3 दिनों में नंबर किसी और को अलाट हो जाएंगे और किसी और की सीटें बढ़ जाएंगी जो इनके साथ नहीं होंगे। फिर ये किसी के और साथ मिलें, उसके बाद MQM को भी मिला लें, तब भी शायद इस पोजीशन में नहीं आए। किसी और के साथ तो जाने की ना पोजीशन में है, ना जा सकते हैं, ना मौलाना के पास जा सकते हैं, ना किसी और के पास जा सकते हैं, ना कोई इनके पास आ सकता है। तो ठीक है, मिल जाए, MQM से ही मिल जाए, किसी के साथ मिलकर हुकूमत साजी में आए और अपनी पोजीशन को वाजे करें। लेकिन अगर वो किसी पार्टी में भी नहीं है और अगर वो अपने तौर पर अपनी सीटों को खुद खो भी रहे हैं तो फिर बनेगा क्या? हमें नहीं समझ में आ रहा है ना इस सारी सूरत हाल में। असल तो बात यह है कि इनकी लेकिन सर, हाँ सॉरी, आप प्लीज आप बात कंप्लीट कर लें पहले। जी, मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये अपनी पोजीशन वाजे नहीं करते हैं या इस बात का इम्कान हो कि जनाब PTI को ये PTI में शामिल होते हैं और PTI को जमात माना जाए और इनकी सीटों को दिया जाए तो बात बनती है। अगर ये सूरत हाल नहीं बनते तो फिर इनके पास क्या होगा, ये क्या जाकर करेंगे जब इनके लोग अपने वो जो मखसूस सीटें वो हासिल नहीं कर सकेंगे। वो बहुत बड़ा नंबर है जिसको ये ज़ाय करेंगे। सर दूसरी तरफ चलें, वो MQM की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने MQM की बात कैसे कह दी। MQM की तो वो डसे हुए हैं। फिर जो MQM का तर्ज सियासत है वो भी हमें आपको अच्छी तरह से मालूम है, आपको तो कई ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम है। प्लस MQM की बात तो पहले ही हो चुकी थी, नून लीग के इत्तेहादी लाहौर चले गए, मिल के आ गए, मुतालबात सामने आ गए। अगर ये चाहते भी हैं तो MQM क्यों आएगी इनके साथ? क्या इनकी मजबूरी थी जो उन्होंने MQM का नाम लिया? नहीं, असल में तो इनका असल मसला यह है कि इस वक्त हुकूमत में जाना है कि पार्टी को मुश्किलात से निकालेंगे। ऐसा ना हो कि पार्टी को मुश्किलात से निकालते खुद सारी की पार्टी फिर अमली मुश्किल में गिर जाए। फिर आप जाएं समझौताबाजी करें। समझौताबाजियों का जो नशा हशर होता है वो तो आपने देख लिया, कहाँ कहाँ लोग किस तरह से जो लोगों का हाल हुआ है, मौलाना का क्या हाल हुआ है, पीपल्स पार्टी को क्या मिला है समझौतेबाजी करके। आप ये करें समझौताबाजी और जाकर मिलें उनके साथ, MQM के साथ। लेकिन लेंगे क्या, होगा क्या? हुकूमत में शामिल हो जाएं तो भी करें,
या फिर सीरियस डायलॉग। वो तो ठीक है, वो हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि हम इस पर गौर व कर रहे हैं, अगले 24 से 48 दिन में थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि किस ऑप्शन को हमने अडॉप्ट करना है। नादिया, वैसे एमक्यूएम कौन सा फैसला खुद करती है? आपको और नगारी साहब को तो पता होना चाहिए। मैंने इसीलिए तो कहा कि उनकी तो बात हो चुकी थी ना, एक बात हुई थी नून लीग की और एक बात हुई थी एमक्यूएम की। उन्होंने नून लीग से खुद राब्ता किया था, इलेक्शन से पहले उन्होंने खुद राब्ता किया था और एडजस्टमेंट बात की थी। एडजस्टमेंट हुई या नहीं हुई, लेकिन यहाँ से शहबाज शरीफ को चलता कर दिया कि आप चले जाएं यहाँ से इलेक्शन न लड़ें, और वो मान गए, वो आए ही नहीं। फिर उसके बाद पलट करनी है। अच्छा चलें, वो इतने करीब हो गए, उसके बाद भी यहाँ से वापस जाकर उनसे मिला है। एक और ब्रेक और वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। मैं प्रोग्राम के आखिरी से में जो शुरू से बात हो रही थी ना कि मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है, अब वक्त ने साबित तो कर दिया, उसमें भी लोगों ने बड़ी बातें की। वक्त ने साबित किया था जी मकबूलियत तो है, वोट नहीं होगा, लेकिन वो भी हो गया। लेकिन अब कबूलियत कैसे होगी? क्या हुमायूं मोहम्मद साहब, मुझे वैसे बड़ा बुरा लगता है ये बात करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और ये मुझे लगता है बड़ा गैर जमहूरी जुमला है, लेकिन बात यह है कि जो जमहूरियत तो है नहीं ना, तो ये गैर जमहूरी चीज़ों को बड़ा, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें डिस्कस भी करना पड़ता है। बट कबूलियत जो बिटर रियलिटी कह लीजिए, तो कबूलियत के लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग मोहम्मद साहब? देखिए, अगर हमने कबूलियत की बात जिस रेफरेंस से आप कर रही हैं कि भाई जो ताकतवर हल्का है उसके साथ हम लोग कबूलियत कर ले, तो जो मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है, ये जो बाकी लोग कर रहे हैं, अगर हमने वो कर लिया तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? हम लोगों ने पिछले 2 साल में इतनी मारे खाई हैं, हमारा लीडर जो है उसको किन किन चीजों के ऊपर किस तरीके से उसको बेइज्जत करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो कहता है अल हक है, उन्होंने उसी बंदे को इज्जत दी है, जेल से करके उसको जिताया। तो कबूलियत तो हमारी आवाम में हो गई है। तो अगर हमने डेमोक्रेसी करना है, और अगर हमने, आप जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो एक नोट है जो उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई जो इलेक्शन प्रोसेस होता है और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, या जो जेन्युइन इलेक्शन होता है, उसके सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं। अब आप उस इलेक्शन उनके वो नोट पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये वाकई इलेक्शंस हुए थे या नहीं हुए थे। फिर आप उसके बेसिस पे कर ले, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, उनकी जजमेंट उनके वहां पे वो बता रही है कि क्या इस इलेक्शन को उसमें आप परख दे। लेकिन अब सवाल आ जाता है कि वो क्या, हमारा ये ख्याल है हमें जो कबूलियत या मकबूलियत, ये सारी चीजें वो हम अवाम के साथ लेकर जाना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान अपने उस दोराहे पर आ गया जहां पे उसने रिवर्ट होना है, अपना कोर्स करेक्शन करना है। उसने ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, हमने इमरान खान ने कहा था, एक्सेप्ट किया कि मैंने गलती की थी बाजवा साहब के साथ मिलके, ये जो हाइब्रिड रिजीम या जो भी उनके साथ करने की। अब वो उसके ऊपर खड़ा हो गया कि यार अब मैंने ये नहीं करना, गलती रिपीट नहीं करनी। तो हमारी मकबूलियत जो है वो और कबूलियत जो है वो आवाम को हो गई है। अब हमने ये पूछना है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को कि क्या हमने पाकिस्तान को जमहूरियत बनाना है या हमने पाकिस्तान को गैर जमहूरी पाकिस्तान ही रखना है। अब ये सवाल हम सब लोगों को आपस में उठाना पड़ेगा। और ये याद रखिए, ये अवाम बाशऊर होती जा रही है, एवरी डे बाशऊर होती जा रही है। अगले साल 40 लाख से 50 लाख नए यूथ आ जाएगा जो आपसे मेरे से ज्यादा बाशऊर, ज्यादा नो। उसके अगले साल 50 लाख और आ जाएंगे। अगले 5 सालों में 2.5 करोड़ नया वोटर आ जाएगा। वो 2.5 करोड़ वोटर चार्ज वोटर होगा, बाशऊर वोटर होगा। वो ये जो अभी की सियासत है वो इससे ज्यादा हमें इंशाल्लाह वो मैंडेट क्या। तो हमने ये देखना है, हम सब ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी देखना है पाकिस्तान को किधर जाना है। क्या हम उसी तरीके से ठीक है। अच्छा अमीर अब्बास साहब, अब मामला ये है कि अब जो मामला तय होंगे वो अदालतों में तय होंगे। जो पिटिशंस गई हैं, लाहौर हाई कोर्ट में गई है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गई हैं, कई जो इलेक्शंस की जो पिटिशंस वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट में गई हैं वो एक्सेप्ट भी गई हैं। अदालतों का मूड या अदालतों के फैसले बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे आने वाली हुकूमत पर, आने वाले फैसलों पर, आने वाली पार्लियामान पर। क्या देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये सारे फैसले हाई कोर्ट्स में भी जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट्स में भी जाएंगे, और ये जो जिस वसीम कादिर को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका सेहरा किसके सर जाता है उनको मत भूलें। आप नहीं जानते कि आपका पॉलिटिकल मटेरियल कैसा है पाकिस्तान में, कितने लोग नजरियाती होते हैं, वो किस तरह से जाके वो अपनी साइड तब्दील कर लेते हैं। ये तो अभी इसने तो ओथ नहीं लिया असेंबली का, जब ये असेंबली में आ जाते हैं उस वक्त अपनी साइड तब्दील कर लेते हैं। मुनारिफ याद नहीं है आपको पंजाब असेंबली में और कौमी असेंबली में? तो ये फैसले बहुत सारे जाएंगे, खास तौर पे ये जो मामला है पीटीआई के केपी के असेंबली में। खास तौर पे देखें, जो रिजर्व सीट्स होती हैं वो पार्लिमानी पार्टी को मिलती हैं। मैं इख्तलाफ करूंगा डॉक्टर साहब से कि हम एक नई पार्टी रजिस्टर करके उसमें जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते उसमें। इलेक्शन रूल्स 2017 का रूल नंबर 94 बड़ा क्लियर है, वो डिफाइन करता है कि पार्लिमानी पार्टी किसको कहते हैं। पार्लिमानी पार्टी वो है कि जिसको इलेक्शन कमीशन सिंबल दे और फिर वो सिंबल पर पार्लियामेंट में आए। आप बाद में रजिस्टर होंगे, होते रहे भले, पहले हो जाते, लेकिन आप इलेक्शन सिंबल पर नहीं आए किसी पार्टी के। जी, तो अब केपीके में ये होगा कि वहां पे चूंकि ये 2/3 मेजॉरिटी से भी आगे चले गए हैं, तो केपीके में जो रिजर्व सीट्स हैं वो जब डिवाइड होंगी पार्लियामानी पार्टीज के अंदर, तो पीटीआई तो वहां पे है नहीं, अब बड़ा शेयर सीट्स का इनके पास है, तो वो रिजर्व सीट्स किस तरह डिवाइड होंगी ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो शायद 4 या 4.5 सीटों के ऊपर एक रिजर्व सीट मिलती है, तो वो इतनी खाली सीटें कहां जाएंगी। इसी तरह से कौमी असेंबली में जो इनके हिस्से की रिजर्व सीट्स होंगी वो कहां जाएंगी? सीट तो खाली, कौमी ऐवान को तो खाली रखा नहीं जा सकता, ऐवान को तो भरना है, नुमाइंदगी पूरी करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, तो ये बड़ा इन्हीं बहरान पैदा होगा। एग्जैक्टली, बड़ा बहरान पैदा होगा। और इसमें फिर अगेन जो जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट को ठहरा रहे हैं कि बल्ला ले लिया, अब दोबारा से फैसले अदालतों में ही होंगे। तो नज़ीर लगारी साहब, आपको लगता है कि अब चूंकि एक बड़ा अवामी मैंडेट बहरहाल इनको मिल गया है, तो थोड़ा सा फिर फैसलों की नौयत मुख्तलिफ हो सकती है उस मैंडेट के एहतराम में? पहली बात तो ये है कि मैं खुशगुमानी तो कोई भी कर सकता हूँ, वो मुझे कौन रोक लेगा अगर मैं खुशगुमान होना चाहूँ तो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, अगर मैंने तय किया है कि इसी पार्लिमानी वफाकी जमहूरी सिस्टम में मैंने रहकर ही जिद्दोजहद करनी है और अपना इसी में ही सियासत करनी है, तो फिर इसके जो नाम हैं, जो तरीक़ाकार है, जो इसके इस वक्त जो बना हुआ इस्टेब्लिश, आपने उसमें जाना है, उसी के अंदर ही जाना है। और फिर आप इन्हीं अदालतों को मानते हैं, यही अदालतें फैसला दे रही हैं। आप और कौन सी अदालतें थी जिनने आपको फैसला दिया था, जिनने आपके इंतखाबी निशान को माना नहीं माना, ये सारा कुछ चलता रहा है। तो इसी सिस्टम में अगर रहना है, दूसरी सूरत यह है कि आप क्या इंकलाबी पार्टी हैं या इंकलाब लाना चाहते हैं और पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम को आप लपेट कर एक इंकलाबी सिस्टम लाना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह जी, चलें आगे बढ़ें, इसका आगाज करें। तो ये भी आपके बस में नहीं है। अगर बस में सिर्फ यही रह गया, टाइम आपका मोहताज नहीं है, अदालतों की तारीखों को आप नहीं जा सकते। आप एक मुद्दत मुकर्रर है कि आपने ये फैसला करना है 3 दिन के अंदर अंदर। अगर आपको डेट मिलती है अगले महीने की, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके पास क्या होगा? सिस्टम तो यही है, अदलिया भी यही है, पार्लिमानी सिस्टम भी यही है, जिसमें आप आ चुके हैं और आप इतनी सीटें ले भी चुके हैं। अब हमने भी कह दिया है कि जनाब आपको हम ये सीटें दे रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे? आपको सियासी फैसले बारीक बीनी से करते हैं, अपने आप को भी बचाना है और अपनी मकबूलियत को या कबूलियत को भी, कबूलियत के लिए मकबूलियत को बचाना पड़ता है। आप बचाएं ना ये सारी सूरत हाल में, बहरानों में आप सारी सूरत हाल तो यही होती है ना जिसमें आपको निकलना होता है। तो आप इस सूरत हाल से कैसे निकलेंगे? चुप करके बैठे कि हम हुकूमत नहीं बनाने चाहते, जिनको बनाना है बनाएं, या हम हुकूमत बनाना चाहते हैं, जिसको आना है आए। जब खोल कर बैठेंगे तो चीजें खुलेंगी, दिल नहीं, दिल भी और साथ में दिमाग भी, दोनों को खोल कर बैठेंगे तो, वरना आपके दरवाजे पहले कितने बंद हुए हैं? तो सिर्फ आपने दिल को बंद किया हुआ था, दिमाग को बंद किया हुआ था, और आप किसी की बात नहीं सुन रहे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच नज़ीर लगारी साहब और अमीर अब्बास साहब और हुमायूं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इलेक्शन के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।